पहले दो भूतों की मृत्यु की पीड़ा ने तीसरे भूत को हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। वह उनके पीछे पीछे चल रहा था, हाथ में एक हथियार लिए हुए, जबकि उसके साथी दूर से वार करने वाले हथियार चला रहे थे। सतर्क, हिसाब किताब करता हुआ, लेकिन जब उसने उन्हें कुछ ही सेकंड में कत्ल होते देखा तो उसकी सहज बुद्धि जाग उठी। दौड़ना। भूत भागने के लिए तैयार होकर अपनी एड़ी पर घूम गया। इसे कभी मौका नहीं मिला। लियोना, जो झाड़ियों में छिपी हुई थी, उछलकर बाहर आए। एक भयंकर युद्धघोष के साथ उसने अपनी तलवार घुमाई, जिसका चपटा हिस्सा भूत की छाती में जा लगा। दरार। बिजली स्टील से होकर गुजरी, बिजली उसके शरीर में लहरें मार रही थी। भूत का शरीर अकड़ गया, उसके अंग जोर जोर से झटके खा रहे थे, जैसे चटकती ऊर्जा उसकी नसों को जला रही हो। एक गड़गड़ाहट भरी चीख उसके गले में ही दब गई, उसकी लाल त्वचा अंदर से बाहर तक झुलस रही थी। डेमन बिना समय गंवाए वहां आ गया। झंझनाहट, झंझनाहट। दो तीरों ने भूत के घुटनों को चीरते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। वह गिर पड़ा, उसका शरीर अभी भी ऐंठ रहा था, उसकी सांसें उखड़ी हुई और अनियमित थीं। लेकिन यह अभी भी जीवित था। डेमन की कभी ठंडी, अमानवीय आंखें फिर से अपनी सामान्य अंधेरी खाई में खो गईं, रिमोस्लेस का असर गायब हो गया। उसने एक धीमी सांस छोड़ी, उसकी नज़र उस लाल टोपी वाले भूत पर पड़ी जिसे उन्होंने अभी अभी पकड़ा था। हमने दो को मार डाला है, अब हम इस एक का उपयोग जानकारी के लिए कर सकते हैं। लियोना ने आगे बढ़ते हुए सिर हिलाया। जैंडर दोनों हाथों को क्रॉस करके उनके पास आया। और मैं सोचता हूं कि आप भूत भाषा बोल सकते हैं, उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। डेमन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैं चरम हिंसा की सार्वभौमिक भाषा बोल सकता हूं। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपना बूट भूत की खोपड़ी में घुसा दिया। दरार। वह जीव चीख उठा, उसकी दर्द से पागल आंखें उभर आईं, या कम से कम उसने चीखने की कोशिश की। क्योंकि डेमन ने एक और क्रूर लात मारी, जिससे उसका जबड़ा एक घिनौनी झटके से चकनाचूर हो गया। लियोना ने आवाज सुनकर सिहरन महसूस की। डेमन झुक गया और अपने खंजर की धार उसके गले पर दबा दी। मैं ही बात करूंगा। भूत की आंखें गुस्से से चमक उठीं, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि अब वह एक बंधक है। इसने गले से निकले फटे अक्षरों की एक श्रृंखला उगल दी। केरेर केका आह केकर फ्री पब फ्यूचर एड्स। डेमन ने अपना सिर झुकाया। उसे एक शब्द के अलावा कुछ भी समझ नहीं आया। मुक्त। उसने भूत की ओर सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति उपहासपूर्ण रूप से ईमानदार थी। ओह, तुम चाहते हो कि हम तुम्हें जाने दें? उसने पूछा, उसकी आवाज़ बहुत शांत थी। भूत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, सावधान, लेकिन उसकी निगाहों में आशा झलक रही थी। डेमन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। और तब उसने उसके घुटने में लगे तीर पर जोर से प्रहार किया। भूत ऐंठ गया, एक घुटी हुई चीख उसके क्षतिग्रस्त गले पर पड़ गई। तभी डेमन ने अपनी मुट्ठी उसके डायाफ्राम में घुसा दी, जिससे उसकी सांस पूरी तरह से बंद हो गई। वह प्राणी पीड़ा से हौंफने लगा। डेमन झुक गया, उसकी आवाज में शुद्ध द्वेष की फुसफुसाहट थी। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं बात करूंगा? उसका खंजर उसकी त्वचा पर और गहरा धंस गया। मुझसे मोल तोल करने की कोशिश मत करना। जैंडर एक तरफ खड़ा होकर घृणा भरे भाव से देख रहा था। भूत के कारण नहीं, लेकिन क्योंकि डेमन ने अभी तक एक भी सवाल नहीं पूछा था। जैंडर ने डेमन और लियोना को पीछे छोड़ दिया। उसे यह पसंद नहीं आया, और न ही लियोना को, लेकिन उन दोनों को विश्वास था कि डेमन के पास इसके अपने कारण होंगे। जैंडर की नज़र दो मारे गए भूतों की खून से सनी लाशों पर पड़ी। अगर और भी भूत ढूंढने आ गए तो लाशों को छिपाना मुश्किल हो जाएगा। वह उनसे छुटकारा पाने की योजना कैसे बना रहा है? डेमन ने दावा किया था कि वह इसका ध्यान रखेगा, लेकिन जैंडर कल्पना भी नहीं करना चाहता था कि इसमें क्या शामिल होगा। उसने अपना सिर हिलाया, डेमन ग्रे के विकृत दिमाग में जाने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने अपना ध्यान सिल्विया और इवांगेलिन पर केंद्रित कर दिया, जो मैटलॉक के जख्मों पर काम कर रही थीं। परी लड़के को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, उसके नाजुक पंख टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अब उसके जल्द ही उड़ने की कोई संभावना नहीं थी। अपने पीछे जैंडर को अपने बंदी भूत की दबी हुई चीखें सुनाई दे रही थीं। उसने देखने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह सिल्विया और इवांगेलिन के बगल में खड़ा होकर पहरा दे रहा था। अगर कोई डेमन की हरकतों पर लगाम लगा सकता था तो वह उनमें से एक ही होता। उसकी शर्त इवांगेलिन पर थी। उसे डेमन को मां की तरह डांटने की आदत थी, हालांकि अक्सर बात बहस में ही खत्म हो जाती थी। इन दिनों डेमन बस झुंझलाहट भरी नज़रों से उसे बर्दाश्त कर रहा था। दोनों चिकित्सकों ने तब तक अपना काम जारी रखा जब तक मैटलॉक खड़ा होने लायक स्थिर नहीं हो गया। जैंडर ने उसकी ओर देखा। एक नाजुक सा दिखने वाला बच्चा। पब फ्यूचर एड्स।
चटक हरे बालों, कोमल चेहरे पर फैली छोटी छोटी लिटों और बड़ी बड़ी भूरी आंखों के साथ मैटलॉक ज्यादातर लड़कियों से ज्यादा नाजुक लग रहा था। वह छोटा, दुबला पतला, बिल्कुल भी मांसल नहीं था। ऐसा इंसान जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं कि दबाव में वह टूट जाएगा। मैटलॉक ने अपनी नज़र ज़ैंडर की ओर उठाई, उसकी अभिव्यक्ति अभी भी पीली और अनिश्चित थी। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, सर। ज़ैंडर ने भौहें चढ़ाईं। सर, हम एक ही क्लास में हैं। मैटलॉक, जो प्रतिक्रिया से अनभिज्ञ प्रतीत होता था, ने चारों ओर देखा। उसकी नज़रें डैमन की जारी क्रूरता से हटकर उनके अपरिचित परिवेश पर जा रही थीं। हम कहाँ हैं? सिल्विया ने डैमन की ओर देखा, जिसने अब गॉब्लिन को अपने हाथों और घुटनों पर झुका रखा था और दया की भीख मांग रहा था, जबकि उसने लियोना को दिखाया कि कैसे एक गॉब्लिन को उचित रूप से यातना दी जाती है। यही तो हमें पता लगाना है। उसने इवेंजेलिन के साथ नज़रें बदलीं, जिसने आगे बढ़ने से पहले सिर हिलाया। उसने डैमन की कलाई पकड़ ली, इससे पहले कि वह गॉब्लिन का कान काट पाता। सिल्विया ने राहत की सांस ली। इवेंजेलिन ने डैमन को उसकी अत्यधिक क्रूरता के लिए डांटना शुरू कर दिया, जबकि डैमन ने केवल अपनी आंखें घुमाईं। सिल्विया दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखकर उनके पास आए। क्या तुमने कुछ सीखा? डैमन ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेरने से पहले इवेंजेलिन की ओर देखा। वास्तव में, मैंने बहुत कुछ सीखा। उसने अपना गला साफ किया, फिर एक अस्पष्ट, अतिरंजित गोबलिन बोली की नकल की। जे 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 केरे केक ते टे जे जे रे। फिर उनके भावशून्य भावों को देखकर उसने कंधे उचका दिए। यही तो उसने कहा था। इवेंजेलिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। डैमन मुस्कुराया, अरे, गोब्लिन भाषा समझना मुश्किल है। फिर उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। लगता है उसका एक साथी और बच्चे हैं, और उसके गांव में 1000 रेड कैप गॉब्लिन हैं। ज़ैंडर ने भौहें चढ़ाईं। 1000? ये तो फिर भी एक गांव है। हाँ, मेरे लिए भी खबर है। डैमन ने अपनी बाहें फैला दीं। ओह, और ये भी सुनो, उसने एक जानकार मुस्कान के साथ कहा, उनकी सामुदायिक शादियां होती हैं। सब बस शेयर करते हैं। इवेंजेलिन की भौहें फड़क उठीं। सिल्विया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह किसी चीज़ से बच रहा है। इससे भी अधिक, वह माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। उसे यह बात पसंद नहीं आई कि यह सब कहाँ जा रहा है। ज़ैंडर अपने भाले पर झुककर सूखी मुस्कान बिखेर रहा था। क्या तुमने कुछ और सीखा? डैमन ने कंधे उचकाए। अरे, मैं भूत प्रेत की भाषा नहीं बोलता। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। ज़ैंडर ने व्यंग्य किया, मुझे लगा कि तुम चरम हिंसा की सार्वभौमिक भाषा बोल रहे हो। सिर्फ बातें। डैमन की मुस्कुराहट में कोई कमी नहीं आई। ओह, मैं बोल रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि वह इसे समझेगा। फिर उसका स्वर बदल गया। लेकिन मैं एक बात सीखने में कामयाब रहा। मौन। डैमन की मुस्कुराहट धीमी पड़ गई। हम यहाँ फंस गए हैं। सिल्विया को लगा कि उसकी सांस गले में अटक गई है। डैमन ने अपनी बात जारी रखी, उसकी आवाज़ सहज थी लेकिन शब्द तीखे थे। और वे भी ऐसे ही हैं। उसकी नज़र भूत पर गई, फिर वापस उन पर। मृत्यु सभी दिशाओं में है। फिर वह सिल्विया की ओर मुड़ा। आप जानवरों से बात कर सकते हैं, है ना? सिल्विया हिचकिचाई, फिर सिर हिलाया। डैमन की मुस्कुराहट लौट आई। अच्छा, उससे पूछो, हश हश डाई का क्या मतलब है? सिल्विया ने अर्धमृत भूत से बात की। प्रत्येक प्रतिक्रिया के साथ उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। उस प्राणी की आवाज़ भारी और कर्कश थी, उसके शब्द टूटे फूटे और गले से निकले हुए थे, लेकिन संदेश काफ़ी स्पष्ट था। बोलते समय उसने दूर क्षितिज पर बैंगनी रोशनी की ओर इशारा किया। दक्षिण से उत्तर की ओर चमक फैल गई थी और पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था, सिवाय पश्चिमी आकाश के, जो एक अशुभ धूसर रंग का था। वहां दूर दूर तक उदास पहाड़ दिखाई दे रहे थे। थोड़ा दक्षिण की ओर एक और पहाड़ अलग थलग खड़ा था। यहां से भी उसे देखते ही डैमन को एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। सिल्विया ने गहरी सांस ली, उसका चेहरा पीला पड़ गया। हश हश का मतलब फुसफुसाहट है। वह धीरे से बोली। वह आगे बोलने से पहले हिचकिचाई। उन्होंने इसकी तुलना मृत्यु से इसलिए की क्योंकि हमारे ठीक पीछे, उन बौने पहाड़ों और चोटियों के पार, विस्परिंग फॉरेस्ट स्थित है। डैमन का जबड़ा कस गया। उसने धीरे से सांस छोड़ी। तो हम अभी भी सोल्थियोन में हैं। यह अच्छी बात है। ज़ैंडर, जो अब तक चुप था, पीला पड़ गया। अच्छा, अनजानी जमीन पर रहने में क्या अच्छा है? विस्परिंग फॉरेस्ट एक मौत का क्षेत्र है, बिल्कुल दुष्ट फॉरेस्ट की तरह। डैमन ने सिर हिलाया। वह पहले से ही जानता था कि उनकी स्थिति खराब है और इसीलिए वह चाहता था कि वे सब शांत रहें। फिर भी उसकी मुट्ठियां भींची रहीं। इवांगेलिन ने अपने होंठ काटे, उसकी नज़र क्षितिज पर बैंगनी रोशनी की ओर चली गई। उस दिशा के बारे में क्या? अगर हम पश्चिम नहीं जा सकते तो पूर्व क्यों नहीं? या दक्षिण?
या उत्तर? सिल्विया ने अपना सिर हिलाया। उस दिशा में एक मन विसंगति है। इसने एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बना दिया है जिसने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। जो कोई भी इसके पास जाता है वह आसपास के गुरुत्वाकर्षण जादू से कुचला जाता है। इसके बाद भारी सन्नाटा छा गया। यह कोई अनोखी बात नहीं थी। जब मन किसी स्थान पर बहुत अधिक समय तक रुका रहता है तो वह या तो कालकोठरी बना सकता है या असामान्य क्षेत्र बना सकता है जहां जादू बेलगाम हो जाता है। यह उन क्षेत्रों में से एक था, एक मन विसंगति। वे किसी भी विशेषता के साथ प्रकट हो सकते थे, कभी कभी एक साथ, और अक्सर उनकी तुलना समुद्र में आने वाले तूफानों से की जाती थी। केवल 72 इनमें सबसे खराब स्थानिक तूफान थे जो वास्तविकता को तहस नहस कर सकते थे। पब फ्यूचर एड्स। गुरुत्वाकर्षण विसंगतियां भी लगभग उतनी ही बुरी थीं। डेमन ने आह भरी। इससे जमीन में कंपन का कारण समझ में आता है। लियोना, जो ध्यान से सुन रही थी, नीचे झुक गई। राक्षस सेना के बारे में क्या? सिल्विया धीरे से बोलते हुए भूत की ओर मुड़ी। सेना का नाम सुनते ही वह प्राणी कांप उठा। सिल्विया ने अनुवाद किया। शुरू में उन्होंने विसंगति के पास डेरा डाला था, लेकिन वह सिकुड़ने लगी, उनकी दिशा में बढ़ने लगी। इसलिए अब वे उस पर हमला कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि वे उसे तोड़ पाएंगे। डेमन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इसका कोई मतलब नहीं है। यदि उनका लक्ष्य केवल बच निकलना था तो दक्षिण पश्चिम की ओर क्यों नहीं बढ़े? विस्परिंग फॉरेस्ट से बचना तर्कसंगत था, लेकिन दक्षिण पश्चिम एक अलग मामला था। सिल्विया के मन में भी यही विचार आया होगा। वह भूत की ओर मुड़ी और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इशारा किया। भूत जम गया। तब उसने अपना सिर जोर से हिलाया, मानो उसने किसी अकथनीय निषेध को छू लिया हो। जी के। वह अपने ही भय से घुट रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थीं। फिर घबराहट में उसने दक्षिण पश्चिमी पर्वत की ओर बेतहाशा इशारा किया। सिल्विया का चेहरा लगातार पीला पड़ता गया। भूत अपनी टूटी फूटी कर्कश भाषा में शब्द बोल रहा था। डेमन इनमें से कुछ को चुनने में कामयाब रहे। पंखों वाला, राख, मौत, मौत। फिर एक वाक्यांश जो कुछ इस तरह सुनाई दिया। बहुत, बहुत सेना, गर्म, गर्म। प्रत्येक खंडित वाक्य से उसका मन और अधिक दुखी हो गया। पब फ्यूचर एड्स। सिल्विया ने तेजी से सांस ली, फिर सांस छोड़ी, बोलने से पहले खुद को स्थिर किया। हम एशरगोन के घोंसले के पास हैं। डेमन की सांस अटक गई। अशरगोन, इसका नाम ही अपने आप में भय का भार लिए हुए था, एक ऐसा अजगर जिसकी उपस्थिति मात्र से ही पूर्ण विनाश हो सकता था। सिल्विया ने तनाव भरी आवाज में कहा, इसके घोंसले के पास एक खंडहर है जिसमें नर बत्तख और वाइवन रेंगते रहते हैं जो इसकी सेवा करते हैं। इसके पास जाना मतलब मौत है। वह हिचकिचाई, फिर अंतिम वार किया। राक्षस सेना ने वहां से गुजरने की कोशिश की। उनके 3000 सैनिकों में से 2645 सैनिक मारे गए, सिर्फ 7 मिनट में, और ड्रैगन तो अभी तक प्रकट भी नहीं हुआ था। जैंडर ने तेज सांस ली। समूह में एक ठंडी खामोशी छा गई। सिल्विया ने धीमी आवाज में दबाव डाला, यहाँ तैनात स्काउट्स ने अभी तक मुख्य बल को रिपोर्ट नहीं की है। उन्हें विस्परिंग फॉरेस्ट में भेजा गया था, सुरक्षित निकास की तलाश में, या कम से कम ऐसी जगह जहां निश्चित मौत न हो। डेमन की मुट्ठियां भींच गईं। अभी तक कोई सुरक्षित निकास नहीं था। सिल्विया का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जंगल के बाहरी इलाके में स्काउट्स को एक खंडहर शहर मिला, आशा की एक किरण। उनका दावा है कि इस शहर में एक मार्ग बिंदु हो सकता है जिसका उपयोग इस क्षेत्र से बाहर टेलीपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है। डेमन का सिर इवांगेलिन की ओर झुक गया। हम ब्राइटवाटर ड्यूकडम से ज्यादा दूर नहीं हैं, बशर्ते हम विस्परिंग फॉरेस्ट और उसके आसपास की हर चीज को पार कर सकें। इवेंजेलिन ने सिर हिलाया, यद्यपि उसका चेहरा गंभीर बना रहा। अगर यह एक शहर है तो यह एक प्राचीन खंडहर ही होगा। मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है, जिसे राजाओं का मार्ग कहा जाता है। मैटलॉक ने घबराहट के कारण अपना सिर पकड़ लिया और गहरी सांस ली। अब हम क्या करें? अगर राक्षस सेना को इस जगह के बारे में पता चल गया तो हमारा शिकार किया जाएगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। हमें भागना होगा, बहुत दूर भागना होगा। डेमन ने दांत पीसते हुए सांस छोड़ी। कहाँ भागे? उसकी आवाज नीरस थी, ठंडी। हम मौत से घिरे हुए हैं, कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद भारी सन्नाटा छा गया। फिर उसकी उंगलियां एक कड़ी मुट्ठी में बंध गईं। यदि वे प्रथम श्रेणी की उन्नति होती तो शायद, बस शायद, एक मौका होता। फिर भी मृत्यु लगभग निश्चित ही रहेगी। उसकी हताशा उबल पड़ी। वह मुड़ा और भूत को लात मार दी। वह प्राणी कमजोर होकर चीख रहा था, इतना टूटा हुआ कि लड़ने या भागने में असमर्थ था। सिल्विया ने हाथ बढ़ाकर डेमन की कलाई पकड़ ली। शहर मिलने से पहले ही उनका समूह विस्परिंग फॉरेस्ट में लगभग खत्म हो चुका था। अभी केवल 27 रेड कैप गॉब्लिन बचे हैं।
उसकी आवाज़ और भी धीमी हो गई। और उनका नेतृत्व 3 युद्ध ट्रोल कर रहे हैं। डेमन का पेट मरोड़ उठा। युद्ध ट्रोल, राक्षस लगभग उतने ही बुरे जितने कि छोटे राक्षस। वे न केवल सामान्य ट्रोलों से अधिक शक्तिशाली थे, बल्कि वे युद्ध के अवतार थे। एक अकेला व्यक्ति प्रथम श्रेणी के उन्नतिशील साहसी लोगों के पूरे समूह को नष्ट कर सकता है। लेकिन जो चीज़ उन्हें सचमुच भयानक बनाती थी, वह उनकी क्रूर ताकत नहीं थी। यह उनकी बुद्धिमत्ता थी, उनकी क्रूरता, शिकार के प्रति उनका जुनून। एक बार जब कोई युद्ध ट्रोल किसी निशान पर पहुंच जाता है, तो वह रुकता नहीं है, तब तक नहीं जब तक कि उसका अंतिम लक्ष्य नष्ट न हो जाए। सबके चेहरों से खून सूख गया। मैटलॉक कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपना सिर पकड़ लिया और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। हम सब मरने वाले हैं, हम सब मरने वाले हैं। मैटलॉक की प्रतिक्रिया में कुछ भी गलत नहीं था। अगर कुछ था भी, तो वह पूरी तरह से जायज़ थी। उनकी स्थिति की कठोर सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता था। मृत्यु निश्चित थी। कोई उम्मीद नहीं थी, बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे 6 लोग थे, एक अनजान क्षेत्र में फंसे हुए, चारों ओर से ऐसी ताकतों से घिरे हुए जिनका विरोध करना उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा था। एक तरफ प्राचीन और अलौकिक भयावहता से भरा एक मृत क्षेत्र था। दूसरी तरफ अशगौन का बसेरा था, एक ऐसा अजगर जो पूरे शहरों को तहस नहस करने के लिए जाना जाता था और जिसकी रक्षा उसके शक्तिशाली अधीनस्थों की एक सेना करती थी। तीसरा रास्ता एक मन विसंगति से अवरुद्ध था, एक गुरुत्वाकर्षण दीवार जो उसके पास आने वाले सभी लोगों को कुचल देती थी। और मानो नियति उनका और मजाक उड़ाना चाहती हो, आखिरी रास्ता राक्षसों की एक बढ़ती हुई सेना से भरा हुआ था जो उनके साथ घिरी हुई थी। कोई बचने का रास्ता नहीं था। शायद बेहतर यही होगा कि वे देवी के साथ शांति स्थापित कर लें और जो अपरिहार्य है उसे स्वीकार कर लें। डेमन चुपचाप उन्हें देखता रहा। मैटलॉक पहले से ही बेकाबू होकर रो रहा था, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ये दृश्य देखकर डेमन चिढ़ गया। उसके मन में एक छोटा सा भाव आया कि उस नाजुक लड़के को चुप करा दे, उसका दयनीय रोना वहीं बंद कर दे। लेकिन उसने इस विचार को खारिज कर दिया। उसके विपरीत, मैटलॉक ने अपना जीवन विकट परिस्थितियों में नहीं बिताया था। उसे इस बात की आदत नहीं थी कि दुनिया उसे लगातार मार डालने की कोशिश करती रहे। डेमन ने अपना खंजर निकाला, उसका ठंडा स्टील सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। अर्धमृत भूत ने उनके भय पर उपहास किया तथा दर्द के कारण कमजोर ढंग से उपहास किया। डेमन उसके पास गया और उसे जोर से लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। यदि राक्षस सेना हमें पकड़ लेती है, तो ज़ैंडर और मुझे कम से कम एक त्वरित, दयालु मौत मिल सकती है। चीर फाड़ कर मार दिया जाएगा। उसकी नज़र 3 लड़कियों पर गई। लेकिन तुम तीनों, तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। हवा भयावह रूप से शांत हो गई। मैं कल्पना करता हूं कि जो भी प्राणी तुम्हें पकड़ेगा, तुम उसके लिए खिलौने बन जाओगे। अगर तुम भाग्यशाली हो, तो तुम किसी नासमझ जानवर के बजाय किसी राक्षस के खिलौने बन जाओगे। लड़कियां कांप उठीं, उनके चेहरे पीले पड़ गए। डेमन ने अपनी बात जारी रखी, उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। एक त्वरित और सम्मानजनक मौत एक दूर का सपना होगा। आप इसके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन यह नहीं आएगी। हो सकता है कि किसी ट्रोल या हॉबगोब्लिन के साथ कुछ दौर के बाद आपको आखिरकार दया मिल जाए। डेमन की बात सुनकर ज़ैंडर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इवेंजेलिन ने अपने होंठ काट लिए। हम राक्षसों से बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा मतलब है, देवी जातियों का इस समय उनके साथ समझौता है, और हम में से ज्यादातर यहाँ उच्च कुलीन हैं। डेमन मुस्कुराया। उसे पता था कि बात यहीं तक पहुंचेगी। वह इस विकल्प पर विचार भी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे उन्हें अपनी नज़र से देखना था। तुम सही कह रही हो, लेकिन हम सब यहाँ फंसे हुए हैं। वे भी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे कुछ बंदियों की परवाह करेंगे, भले ही उनके स्तन बड़े हों? जागो और खुशियां मनाओ, इवांगेलिन। यहाँ तुम्हारी हैसियत का कोई मतलब नहीं है। सिल्विया ने अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन हम अभी भी बातचीत कर सकते हैं। डेमन ने सिर हिलाया। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से और तथ्यात्मक रूप से बातचीत केवल बराबरी के लोगों के बीच ही होती है। युद्ध में भी कोई भी तब तक बातचीत नहीं करना चाहता जब तक कि एक दूसरे पर वार पलटवार न हो जाए। वह एल्वेन लड़की के पास गया, उसकी गहरी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। पब फ्यूचर एड्स, क्या आप जानते हैं कि जब हम उनसे मुकाबला करते हैं तो क्या होता है? उसने धीरे से सिर हिलाया और अपने होंठ काट लिए। डेमन ने उसे ठंडेपन से देखा। ये कहना, उसकी आवाज़ मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी थी। हम मारे गए। वह उसकी ठुड्डी उठाते हुए मुस्कुराया। हम मारे जाते हैं, उसने दोहराया, इस बार उसकी आवाज़ ऊंची थी। ज़ैंडर ने अपने होंठ काटे। उसने मैटलॉक की तरफ देखा, जो डेमन की बात सुनते ही कांप रहा था।
हमारे पास अभी भी अन्य विकल्प हैं। डेमन ने सिर हिलाया। नहीं, हमारे पास केवल एक ही विकल्प है। लेकिन ठीक है, चलो अगला विकल्प तलाशते हैं। अगला विकल्प वही है। उसने दूर पहाड़ों की ओर इशारा किया, अशगौन नामक अजगर का बसेरा। यहाँ से भी, वहाँ से निकलती मौत की आभा देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हमारा अगला विकल्प वास्तव में काफ़ी अच्छा है। व्यक्तिगत रूप से मैं अग्नि मृत्यु को प्राथमिकता दूंगा, या शायद नुकीले दांतों और पंजों से टुकड़े टुकड़े हो जाना। कम से कम इस तरह आप अपनी गरिमा बनाए रखेंगे। डेमन ज़ैंडर के पास गया, उसकी नज़र ठंडी और अविचल थी। हम ड्रैक्स और वाइवन्स की सेना से कभी नहीं बच पाएंगे, जिन्होंने राक्षस सेना के अधिकांश लोगों को मार डाला था। लेकिन आगे बढ़ो, मेरे मेहमान बनो। ज़ैंडर ने दांत पीस लिए। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। फिर गुर्राते हुए उसने डेमन को पीछे धकेल दिया, उसके हाथ कांप रहे थे। आप बस हमें ये बता रहे हैं कि हम कितनी बुरी तरह मरेंगे। वास्तव में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। डेमन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपना ध्यान मैटलॉक की ओर लगाया, जो अभी भी जमीन पर कांप रहा था। नीचे झुककर उसने लड़के का कॉलर पकड़ा और उसे आसानी से ऊपर उठा लिया। तुम निश्चित रूप से इसी रवैये के साथ मरोगे, लेकिन चिंता मत करो, हमारे लौटने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी कब्र बनाऊंगा और अकादमी को एक अच्छी रिपोर्ट दूंगा। मैटलॉक कांप उठा, उसकी नाक से बलगम टपक रहा था। हाँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आपके पास कोई रास्ता है? डेमन मुस्कुराया। यह मैटलॉक वाला बहुत काम का था। उसने वही सवाल पूछा था जो डेमन चाहता था कि सब पूछें। यह एक साधारण मनोवैज्ञानिक चाल थी। अगर आप लोगों से कुछ करवाना चाहते थे तो पहले आप कुछ और भी बुरा सुझाते थे। फिर आप एक ऐसा विकल्प पेश करते थे जो ज़्यादा स्वीकार्य लगता, भले ही वह बहुत बुरा हो, और वे उसे स्वीकार कर लेते थे, यह मानकर कि उन्होंने बेहतर चुनाव किया है। पब फ्यूचर एड्स। वास्तव में मैं ऐसा करता हूँ। मैटलॉक की आंखें चौड़ी हो गईं। डेमन की बातों से हैरान सिर्फ वही नहीं था। लियोना, जो अब तक चुप थी, अंततः बोल पड़ी। क्या आपके पास कोई रास्ता है? डेमन ने सिर हिलाया। उसने सभी विकल्पों पर विचार कर लिया था। राक्षस सेना के सामने आत्मसमर्पण करना बहुत जोखिम भरा था। वह एक साधारण व्यक्ति था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, इसलिए अगर राक्षसों के सहमत होने की थोड़ी सी भी संभावना होती तो भी उसके जैसा कोई व्यक्ति राजनीतिक बातचीत के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। और इसके अलावा उसने जो कहा वह तकनीकी रूप से सच था, राक्षस उन्हें मार ही डालेंगे। दूसरा विकल्प था ड्रैगन का घोंसला। और सच कहूं तो वे सीधे उस ड्रैगन के अड्डे पर क्यों जाएंगे जो शहरों को अपनी मर्जी से तबाह करने के लिए जाना जाता है। अगर वे कोशिश भी करते तो ड्रेक और वाइवन उन्हें तहस नहस कर देते, उससे पहले वे वहां पहुंच ही नहीं पाते। कम से कम ये तेज तो होगा। इससे केवल एक ही विकल्प बचा, अज्ञात। डेमन लियोना की ओर मुड़ा और फिर विस्परिंग फॉरेस्ट के अंधेरे विस्तार की ओर। यहाँ से भी उसे डर की ठंडी अनुभूति महसूस हो रही थी। मौत से भी बदतर नियति वहां उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन अज्ञात में भी जीवन था। हाँ करता हूँ, उसने फुसफुसाते जंगल की ओर इशारा किया। हम अज्ञात पर चलते हैं। हम कानाफूसी वन का सामना करते हैं। हम राजाओं के मार्ग पर साहपूर्वक चलते हैं। डेमन के बोलने के बाद गहरी खामोशी छा गई। फुसफुसाता जंगल, उनके सामने मौजूद सभी विकल्पों में से ये सबसे बुरा विकल्प था। अगर वे वहां जाते तो मौत उनके लिए एक दया होती। वे उसकी गहराइयों में छिपे किसी भयावह रूप में बदल सकते थे, शापित या उससे भी बदतर। और हाँ, उनके साथ इससे भी बुरा कुछ हो सकता था। प्राचीन खंडहर भयानक जगहें थीं। मैटलॉक ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर आंसू टपक रहे थे। हम नहीं कर सकते, हम बस नहीं कर सकते। डेमन ने सीधे उसके चेहरे पर मुक्का मारा। मैटलॉक ने एक हल्की चीख मारी और सदमे में अपनी नाक पकड़ते हुए फर्श पर गिर पड़ा। हमारे जीतने की संभावना बहुत कम है, डेमन ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन कहीं और तो मौत ही है। हमारे पास कोई मौका नहीं है, कमजोर छात्रों का एक समूह। उसने दांत पीस लिए। उसकी गहरी आंखों में कुछ ऐसा जल रहा था जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। हमारी संभावना 3% से भी कम है। वह कड़वाहट से हंसा। मैं तब तक जुआ नहीं खेलता जब तक कि मुझे सफलता की 80% से ज्यादा संभावना न हो। हालांकि इस बार मैं बस वही दांव खेलूंगा जो मुझे मिला है। हो सकता है कि यह आप लोगों के लिए नया हो, लेकिन यह मेरी जिंदगी है। उसकी निगाहें उन पर अविचलित होकर घूम रही थीं। तुम डर रहे हो, ठीक है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, तुम उम्मीद खो रहे हो, विश्वास खो रहे हो। तो अपना विश्वास रखो, देवी या किसी और भगवान पर नहीं, मुझ पर रखो। और मैं तुम्हें नर्क से निकाल दूंगा। उसके आसपास की परछाइयां गहरी होती गईं, जमीन पर अस्वाभाविक रूप से फैलती गईं। उसकी उपस्थिति भारी और घुटन भरी होती गई।
मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, बस अपनी जान मेरे हाथों में सौंप दो और लगभग निश्चित मृत्यु तक मेरे पीछे आओ। ज़ैंडर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आप चाहते हैं कि हम बिना किसी गारंटी के अपना जीवन आपके हाथों में सौंप दें? लियोना ने आह भरी। डेमन की बातें खत्म होती दिख रही थीं। वह ज़ैंडर को बहस में नहीं उलझाना चाहता था। ठीक है, मैं अपनी जान तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। सिल्विया हल्के से मुस्कुराए। इस मामले में दूसरों की समझ से कहीं ज्यादा कुछ था। ये तोड़फोड़ थी, कोई डेमन को मारना चाहता था और वे सब गोलीबारी में फंस गए थे। या शायद वही निशाना थी। उनमें से कोई भी हो सकता है। मेरी जिंदगी तुम्हारी है, उसने कहा। तुम इसके साथ जैसा चाहो करो। उसके शब्दों में एक वजन था जो अन्य लोगों को समझ में नहीं आया। इवेंजेलिन ने गहरी सांस छोड़ी। मुझे नहीं पता क्या करूं। मैं किसी भी चीज़ पर अमल नहीं कर सकता। मैं बस अपना विश्वास कहीं और रख सकता हूं। मैंने इसे आप पर रखना चुना है। मैं आपका अनुसरण करूंगा, रसातल तक। ज़ैंडर ने अपना भाला कसकर पकड़ लिया। काश मैं इससे बेहतर विकल्प ढूंढ पाता, वह बुदबुदाया। लेकिन अगर मैं मौत के जंगल में जा रहा हूं, तो मैं उस आदमी के बगल में जाना पसंद करूंगा जिसने एक को जलाकर राख कर दिया। डेमन ने सिर हिलाया। अब उसके पास एक शक्तिशाली दल था, सबके सब प्रथम श्रेणी में पदोन्नति के करीब। वह इसी पर भरोसा कर रहा होगा। लेकिन अभी एक और व्यक्ति पर विचार करना बाकी था। पब फ्यूचर एड्स। मैटलॉक। हर लिहाज से डेमन उस युवा परी को मरने के लिए छोड़ देना चाहता था। एक मृत भार, एक बोझ, लेकिन उसके पास ये सुविधा नहीं थी। अगर मैटलॉक को बचना था तो उसे उपयोगी होना होगा। मैटलॉक, अपना चुनाव करो। युवा परी कांप उठी। मैं नहीं चाहता। डेमन ने सिर हिलाया, मानो उसका उत्तर स्वीकार कर रहा हो। तो फिर हम तुम्हें मरने के लिए छोड़ देंगे। मैटलॉक की सांस अटक गई। उसने हताश होकर सिर हिलाया। नहीं, प्लीज मत करो। तो फिर अपने आप को उपयोगी बनाओ। डेमन बिना किसी जवाब का इंतजार किए मुंह मोड़ गया। मैटलॉक ने कभी कोई फैसला नहीं लिया, डेमन को कभी अपनी जान नहीं दी। और अगर ऐसा था तो उसे सुरक्षित रखना डेमन की जिम्मेदारी नहीं थी। जैसे ही वह सिल्विया की ओर मुड़ा, उसकी पकड़ खंजर पर मजबूत हो गई। हमें नष्ट हो चुके प्राचीन शहर तक जाने वाली सड़क के बारे में अधिक जानकारी चाहिए। सिल्विया ने सिर हिलाया और भूत के पास पहुंची। अगला 15 मिनट का समय बहुत कष्टदायक था। डेमन ने काम किया। सिल्विया ने उल्टी की 7 बार। अंत तक उन्होंने वो सब कुछ निकाल लिया था जो वे निकाल सकते थे। जानकारी ज्यादा कुछ नहीं थी, सिर्फ एक सामान्य दिशा और विस्परिंग फॉरेस्ट का एक जबरदस्त डर। शहर कोई आश्रय नहीं था, वह नर्क था, लेकिन उस नर्क में भी मुक्ति की आशा थी। और इससे भी बदतर, बहुत बदतर ये था कि उन्होंने लाल टोपी वाले भूत की भयभीत बकवास से क्या सीखा। राक्षस सेना ने स्पष्टतः एशरगोन को उसकी नींद से जगा दिया था। ड्रैगन अपने धैर्य के लिए नहीं जाना जाता था। डेमन ने अपना खंजर उठाया और उसे भूत की आंख में भोंक दिया। रेडकैप का शरीर ऐंठ गया। उसकी लाल त्वचा पर गर्म खून बहकर डेमन की उंगलियों पर रिसने लगा। एक बार उसकी सांस रुकी, फिर उसकी आंखों की सारी रोशनी चली गई। उसके सामने एक सिस्टम प्रॉम्प्ट चमक उठा। आपने रेडकैप गोब्लिन को मार डाला है। डेमन अपनी पार्टी की ओर मुड़ा। वे उसे घूर रहे थे। पब फ्यूचर एड्स। और उस क्षण नेता के रूप में उनकी स्थिति निर्विवाद हो गई। नेतृत्व कोई सोने का मुकुट नहीं था। यह एक बोझ था, ये डर था, खौफ था, और हर उस फैसले का बोझ था जो सामने आने वाला था। हमें पहाड़ों को पार करके विस्परिंग फॉरेस्ट तक पहुंचना होगा, उसने कहा। वहां पहुंचकर हम खंडहर हो चुके शहर का रास्ता ढूंढ लेंगे। ज़ैंडर ने मुट्ठी भींचते हुए सिर हिलाया। हम ये कैसे करेंगे? डेमन ने पहले ही एक रास्ता सोच लिया था। रेडकैप गॉब्लिन एक चतुर समूह है। उनके बीच हमेशा कोई न कोई जादूगर या बुद्धिजीवी जरूर होता है। और हाँ, वे एक सख्त पदानुक्रम वाली सैन्य शक्ति का हिस्सा भी हैं। लियोना ने पलकें झपकाईं। इसका हमारी स्थिति से क्या संबंध है? सिल्विया ने अपनी ठुड्डी पकड़ ली। उसका मतलब है कि उनके पास कोई नक्शा या लिखित रिकॉर्ड होगा जिसे हम चुरा सकते हैं। डेमन ने सिर हिलाया। या फिर कोई ऐसा जिसे हम अगवा कर सकें। मैटलॉक का चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुम लोग 3 वॉर ट्रॉल्स के बारे में भूल गए? और यह भी कि गॉब्लिन्स की संख्या हमसे ज्यादा है। डेमन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए हमें एक योजना की जरूरत है। और खुशकिस्मती से मेरे पास एक है। ज़ैंडर ने अपना भाला अपने कंधों पर घुमाया। कृपया मुझे बताएं कि आपकी योजना में किसी भूत का अपहरण करना शामिल नहीं है। डेमन मुस्कुराया। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ज़ैंडर करा उठा। लगता है मुझे इसका पछतावा होगा। उसकी नज़र लाशों पर पड़ी। और इनका क्या?
तुमने तो कहा था कि इनसे छुटकारा पाने का तुम्हारे पास कोई रास्ता है। डेमन ने तीनों भूतों की लाशों की ओर देखते हुए सिर हिलाया। तुम लोग जाओ, मैं शवों को संभाल लूंगा और शिकार दलों को भगा दूंगा। उसने आगे की ओर इशारा किया। उस दिशा में 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़ा पेड़ है। 4 मिनट रुको, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इवेंजेलिन ने सिर हिलाया। सिल्विया ने जिज्ञासा और चिंता के मिश्रित भाव से उसकी ओर देखा। लियोना को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, उसे उस पर भरोसा था। उसने मैटलॉक को पकड़ लिया और उसे अपने साथ खींच लिया। बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। जैसे जैसे वे दूर जाते गए, उनकी परछाइयां फैलती गईं। डेमन अपनी ओर मुड़ा। उन्हें खा जाओ। उसकी परछाई उभर आई। वह स्याही की तरह जमीन पर फैलती हुई भूतों की लाशों को पूरी तरह निगलती हुई उठी। उसे लगा जैसे कोई जाना पहचाना सिस्टम प्रॉम्प्ट उसके दिमाग में कौंध रहा हो। आपने 5 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपने 5 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपने 5 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। डेमन ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी छाया धारणा टिमटिमा गई। और भी लाल टोपी वाले भूत उसकी दिशा में बढ़ रहे हैं। उसकी उंगलियां मुट्ठियों में बंध गईं। हमें बस जिंदा रहना है, वह बुदबुदाया। मुझे जिंदा रहना है। एक पल के लिए उस पर सब कुछ का बोझ हावी हो गया। उसने खुद को इसका एहसास होने दिया। बेचैनी, थकान, लेकिन केवल एक क्षण के लिए, क्योंकि कोई और इसे नहीं देखेगा। ये नेतृत्व का भार था। डेमन तय समय से लगभग 3 मिनट देर से ग्रुप में वापस आया। उसके पहुंचने तक उसके ग्रुप में बेचैनी बढ़ चुकी थी। वह एक पेड़ से नीचे कूदा और ओमनीडायरेक्शनल गियर का इस्तेमाल करके आराम से उतरा। उसके जूते जमीन पर बिना किसी आवाज के लगे। जैसे ही वह सीधा हुआ, उसने उन पर एक नज़र डाली। मेरे पास अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। आपको पहले कौन सी चाहिए? इवेंजेलिन ने गुस्से से कहा, मैं कोई खबर नहीं चाहूंगी। जैंडर ने अपनी बाहें क्रॉस करके आह भरी। वह उसे दोष नहीं दे सकता था, लेकिन इस मामले में जानना बेहतर था। तुम्हें क्या मिला, और क्या तुमने लाशों से छुटकारा पा लिया? डेमन ने सिर हिलाया। देखभाल हो गई। यही अच्छी खबर है। और बुरा? जैंडर ने सावधानी से पूछा। डेमन ने अपनी हथेली खोली। इनमें हमारी खुशबू है, या यूं कहें कि यहाँ की 3 महिलाओं और मैटलॉक की खुशबू है। तीनों लड़कियां उलझन में एक दूसरे को देखने लगीं। इसे सौंप दो, डेमन ने कहा। इवेंजेलिन ने भौहें चढ़ाईं। क्या सौंपूं? डेमन ने आह भरी। तुम अपने शरीर पर जो परफ्यूम छुपा रही हो, वो भी। और कोई भी कॉस्मेटिक्स? इवेंजेलिन ने अजीब तरह से नजरें फेर लीं। जब हम सामान पैक कर रहे थे, तब तुमने हमारा सारा सामान ले लिया। डेमन ने आंखें सिकोड़ लीं। तो तुम कह रही हो कि मुझे तुम्हारे वक्षस्थल में हाथ डालकर खुद ही उन्हें लेना होगा? क्योंकि मैं ऐसा करूंगा। इस पर प्रतिक्रिया हुई। तीनों लड़कियां थोड़ी अकड़ गईं और फिर अनिच्छा से परफ्यूम की छोटी शीशियां और कुछ कॉस्मेटिक सामान निकालने लगीं। डेमन ने उन्हें लेते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। तुम लोगों ने तो सचमुच कुछ खाया होगा। मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। उसने अपने हाथों में रखी चीज़ों की संख्या तोली और मुस्कुराया। और ये तो मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा है। लियोना ने पलकें झपकाईं। मतलब तुम्हें पता नहीं था? डेमन ने अपना सिर हिलाते हुए सामान जेब में रख लिया। जैंडर ने थकी हुई सांस के साथ यह बातचीत देखी। अब जब वे तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारी क्या योजना है? डेमन ने एक शीशी उठाई। इनमें बहुत तेज गंध है। हमारा पीछा करने वाले राक्षसों की नाक तो और भी तेज है। मैं उन्हें परास्त करना चाहता हूँ। पहले हमें अपनी गंध मिटाने के लिए कोई नदी ढूंढनी होगी। उसकी नज़र लड़कियों की ओर गई। अगर हमें कोई पानी नहीं मिला, तो हमें कीचड़ में नहाना पड़ेगा। वे एक साथ सिहर उठे। सिल्विया ने डर के मारे अपने बाल पकड़ लिए और कल्पना करने लगी कि कीचड़ में सने उसके सफ़ेद बाल कितने भयानक दिखेंगे। जैंडर ने उसे कोहनी से धक्का दिया। शांत हो जाओ, वह बस मजाक कर रहा है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटी सी नदी बहती है। डेमन ने सिर हिलाया। तो चलो, नहा धोकर कुछ सामान ले लेते हैं। पब फ्यूचर एड्स। लियोना ने भौहें चढ़ाईं। सामान कहाँ से? हमारे बैग। मैटलॉक ने अपना खो दिया। डेमन को पहले से ही पता था। गोबलिन शायद इसी का इस्तेमाल उनका पीछा करने के लिए करेंगे। मुझे पता है, उसने कहा। इसलिए हमें जल्दी करनी होगी। हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। नाला वही जगह थी जहां डेमन ने जेंडर को जगाने के लिए फेंका था। उसका पानी साफ और मुक्त बह रहा था। हालांकि डेमन चाहता था कि वे अपना सामान भर लें, क्योंकि उनके पास पहले से ही काफ़ी पानी था। अगर मेरे पास पर्याप्त जहर होता, तो मैं पूरी चीज़ को दूषित कर देता, वह बुदबुदाया। अगर वह ऐसा करता, तो उसके दुश्मनों के पास पीने के लिए पानी नहीं होता, और अगर होता भी, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती। लेकिन फिलहाल उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया।
उसने जल्दी से दिखाया कि उनकी गंध कैसे धोई जाए और यह भी ध्यान रखा कि वे इसे अच्छी तरह से धोएं। इस बीच उसने और जैंडर ने नदी के किनारे से मोटी मिट्टी इकट्ठा की। जैंडर को पता नहीं था कि डैमन इसके साथ क्या करने वाला है, लेकिन फिर भी वह उसके साथ चला गया। जब तक लड़कियों ने नहाना समाप्त किया, वे वापस लौटी तो उन्होंने डैमन और जैंडर को कीचड़ में सना हुआ पाया, जबकि मैटलॉक एक तरफ खड़ा था और उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी। इवेंजेलिन ने यह नज़ारा देखकर आंखें सिकोड़ लीं। क्या कर रहे हो? ये मिट्टी के बर्तन बनाने का समय नहीं है, डैमन ने व्यंग्य किया। तुम्हें बस जलन हो रही है। यह एक बढ़िया मिट्टी का बर्तन है। सिल्विया हंस पड़ी। उसे पता था कि वह माहौल को हल्का फुल्का बनाए हुए है, लेकिन वह उत्सुक भी थी। तुम मिट्टी से बर्तन क्यों बना रहे हो? डैमन ने उसकी तरफ देखा और उसे समझाने का फैसला किया। मैंने यहाँ से कुछ दूर पर कुछ ततैया देखीं। बहुत सारी। लियोना ने अपनी तलवार पकड़ ली। और इसका इससे क्या लेना देना है? कैसे? डैमन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कहा, सिर्फ इतना ही नहीं, पास में सैंडबॉक्स के पेड़ भी हैं। हमारी किस्मत अच्छी है। लियोना ने भौहें चढ़ाईं। मैं हमारी स्थिति को भाग्यशाली नहीं कहूंगी। अगर कुछ है तो वह बहुत ही खराब है। हालांकि सिल्विया पहले से ही इस बात को समझ रही थी। सैंडबॉक्स के पेड़ जहरीले होते हैं। उनके फल फटते हैं और छर्रे निकलते हैं जो 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। अगर ये आपकी आंखों में चले जाएं तो अंधापन हो सकता है। इवेंजेलिन ने अपनी बाहें पार करके कहा, तो क्या वह इसे बम की तरह इस्तेमाल करेगा? वह आश्वस्त तो नहीं थी, लेकिन वह उसकी सोच समझने लगी थी। अभी भी मिट्टी के बर्तनों की बात समझ में नहीं आई। और आपने भौरों का जिक्र क्यों किया? डैमन ने उसकी बात अनसुनी कर दी, या कम से कम उसने अनसुनी करने की कोशिश की। मैं ये अभद्र बातें बाद के लिए रखूंगा। मुझे यहाँ गोल्डी से डांट खाना पसंद नहीं है। इवांगेलिन ने उपहास किया। मुझे अजीब उपनाम मत दो। जैंडर ने एक मिट्टी के बर्तन को थपथपाते हुए आह भरी। ये वही पागल है जिसने दुष्ट जंगल का एक हिस्सा जला दिया था। वह जो भी योजना बना रहा है वह सम्मानजनक नहीं होगी। डैमन ने व्यंग्य किया। सम्माननीय जीवित है। उसने इवांगेलिन पर उंगलियां चटकाईं। अपने प्रकाश जादू से बर्तन पकाओ, और अगर तुमने इन्हें तोड़ा तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। इवेंजेलिन ने आंखें घुमाईं। किस तरह का नीच आदमी औरत को मारता है? इस पर काम करो और परेशान करना बंद करो। पब फ्यूचर एड्स। वह झुंझला उठी, लेकिन उसने जैसा कहा वैसा ही किया और अपना जादू मिट्टी में उतार दिया। गर्मी ने बर्तनों को तब तक पकाया जब तक वे सख्त नहीं हो गए। उनके आकार थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन वे काफ़ी मजबूत थे, जिनमें एक छोटा सा छेद था जिसे आसानी से बंद किया जा सकता था। डैमन दुष्टता से मुस्कुराया। लियोना के होंठ फड़क उठे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर देना, लेकिन तुम असल में गमलों में ततैया फंसाकर दुश्मन पर फेंकने की योजना तो नहीं बना रहे हो, है ना? बाकी लोग उसकी ओर मुड़े और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। डैमन ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, बेवकूफ़। मैं अपने दुश्मनों का इस तरह अपमान कभी नहीं करूंगा। उन्हें सांस लेने का भी समय नहीं मिला था कि उन्होंने कहा, मैं रेत के बक्से में पड़े फलों को होनेट से भरे मिट्टी के बर्तनों में फेंकने का इरादा रखता हूँ। पार्टी ने उसे घूर कर देखा। निर्दयी, उन्मत्त, मानो भौरे ही काफ़ी बुरे नहीं थे। जैंडर की सांस फूल रही थी, उसके सिर से खून बह रहा था और वह जंगल में तेजी से भाग रहा था। लाल टोपी वाले गॉब्लिनों का एक छोटा सा समूह उसका पीछा कर रहा था। ये गॉब्लिन वयस्क पुरुषों जितने लंबे थे, लंबे लंबे अंग, मजबूत मांसपेशियां और लाल रंग की त्वचा वाले। उन्होंने अपने विशिष्ट चमड़े के कवच पहने हुए थे और पूरी दृढ़ता के साथ उसका पीछा कर रहे थे। हालांकि जो चीज़ उसे और भी खतरनाक बना रही थी वह थी गॉब्लिन जादूगर द्वारा पीछे से उस पर आग के गोले और डिबफ मंत्र फेंकना। दांत पीसते हुए उसने एक और आग के गोले को चकमा दिया। लानत है तुम पर, डैमन। वह अपनी ढाल के रूप में भाले और गुरुत्वाकर्षण जादू के तैरते अवरोधों का इस्तेमाल करते हुए जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। हालांकि भूत उससे कहीं ज्यादा तेज थे। उनके जादुई रूप से उन्नत अंग उन्हें अमानवीय चपलता के साथ छलांग लगाने में सक्षम बना रहे थे। जैंडर झाड़ियों के एक जाने पहचाने समूह की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही वह उसे पार कर गया, उसने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर ली और जमीन पर फिसलने लगा। किसी भी देखने वाले को ऐसा लगेगा मानो वह बस ठोकर खाकर गिर गया हो, लेकिन वह बेहतर जानता था। उसके पीछे पीछे आई गोबलिन पूरी गति से झाड़ियों के पास से सीधे आगे बढ़ गए। फिर ये हुआ, अग्रणी भूत अचानक टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका शरीर साफ सटीक टुकड़ों में अलग हो गया। बाकी भूत सदमे में फिसलकर रुक गए, क्योंकि लगभग अदृश्य तार हवा में झिलमिला रहे थे जो उनके बीच से गुजरने वाली हर चीज को चीर रहे थे। जैंडर पीछे मुड़ा। उसकी नज़र डैमन द्वारा बिछाए गए जाल पर थी।
कितना क्रूर, वह बुदबुदाया। अपने रिश्तेदारों से ज्यादा सतर्क, भूत जादूगर ने तुरंत बाकियों को रोक दिया। उसकी तेज, चमकती आंखें बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं, जैसे वह इलाके का जायजा ले रहा हो और नए जाल ढूंढ रहा हो। ज़ैंडर इसकी इजाज़त नहीं दे सकता था। उसे जादूगर को हत्या के क्षेत्र में घसीटना था, चाहे डेमन ने कोई भी विकृत योजना बनाई हो। उसे यह पसंद नहीं था, लेकिन उसे इसमें भूमिका निभानी थी। अपना भाला उठाकर उसने उपहासपूर्ण हंसी निकाली। हा हा हा, पकड़ सको तो मुझे पकड़ लो, तुम नीच कीड़े। गॉब्लिन्स क्रोध में गुर्राए, लेकिन जादूगर ने खतरे की आशंका में उन्हें रोक लिया। ज़ैंडर ने उसे घूरकर देखा और हंसी से लोटपोट हो गया। बेवकूफ़, जादूगर बनने की चाहत, पढ़ भी नहीं सकता, ठीक से जादू भी नहीं कर सकता, बदसूरत भी और बेवकूफ़ भी। गालियां साधारण थीं, लेकिन उनका निशाना सही था। भूत जादूगर की आंखें क्रोध से जल उठीं और उसने एक कर्कश दहाड़ लगाई और उस पर झपटा। ज़ैंडर अपनी एड़ियों पर घूमा और तेजी से भागा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके पीछे शेष बचे हुए भूतों ने एक दूसरे को देखा, फिर कंधे उचकाकर उस पर टूट पड़े। उनकी आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। ज़ैंडर जैसे ही भागा, उसके पीछे एक साया हिलता हुआ आया। वह स्याही की तरह फैल गया और जंगल की जमीन पर रेंगते हुए उस गिरे हुए भूत की लाश की ओर बढ़ गया। शरीर को निगल लिया गया, वे अथाह अंधकार में लुप्त हो गए, इससे पहले कि वह प्राणी उनके पीछे पीछे आगे बढ़ता। कुछ ही देर में ज़ैंडर जंगल में एक छोटे से खुले मैदान में पहुंच गया, जहां भूत अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। पहुंचते ही उसने अपनी गति धीमी कर दी और युद्ध की तैयारी करने लगा। जैसे ही भूत प्रेत खुले मैदान में दाखिल हुए, पेड़ों की कतार से 2 तीर निकले और उनमें से एक को तुरंत भेद गए। इससे पहले कि बाकी लोग कुछ कर पाते, पूरे जंगल में एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ और उसके तुरंत बाद एक जादुई गोली के सीधे उस पर लगने से एक भूत प्रेत का सिर फट गया। डेमन ने लापरवाही से अपनी उंगली से धुआं उड़ा दिया और पेड़ों की चोटियों की ओर देखा, जहां पक्षी तेज आवाज से उड़ गए थे। इससे और अधिक लोग यहां आकर्षित होंगे, उसने सोचा। जादुई गोली के मंत्र की सबसे बड़ी खामी उसकी आवाज थी। वह बहुत तेज थी, लेकिन निस्संदेह असरदार थी। चूंकि वह पहले ही एक गोली चला चुका था, तो उसे आगे भी गोली चलानी चाहिए थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह पेड़ों पर अपनी जगह से उछल पड़ा और सीधे एक लाल टोपी वाले भूत पर गिर पड़ा। उस प्राणी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, एक तरफ हटकर जंग लगे ब्लेड से उस पर वार किया। डेमन रास्ते से हट गया और जैसे ही उनके हथियार टकराए, उसका खंजर चमक उठा। टक्कर से दोनों लड़खड़ा गए, उनके हथियार क्षण भर के लिए असंतुलित हो गए। पब फ्यूचर एड्स। भूत ने फिर से झपट्टा मारा, लेकिन जैसे ही वह हिला, डेमन की देखने वाले की नज़र सक्रिय हो गई, जिससे उसकी समझ में समय धीमा हो गया। उस छोटी सी अवधि में उसने अपनी उंगली उठाई और एक और जादुई गोली चलाई। भूत ने बमुश्किल खुद को बचाया और जवाब में उसके पेट पर एक जोरदार लात मारी। डेमन खांसते हुए लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया, जैसे ही भूत उस पर झपटा। उसने उसकी बाहें पकड़ लीं, दोनों में संघर्ष छिड़ गया। भूत बहुत ताकतवर था, बहुत ताकतवर। वह धीरे धीरे उस पर हावी हो रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने 5x सक्रिय किया, जिससे उनकी ताकत 5 गुना बढ़ गई। डेमन ने अचानक उसे धक्का देकर भूत को धक्का दे दिया, जिससे उसकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। इससे पहले कि वह संभल पाता, उसने उसका सिर पकड़कर उसे जोर से अपने घुटने पर पटक दिया। वह प्राणी दर्द से कराह उठा, स्तब्ध रह गया। उस क्षण ने डेमन को युद्धभूमि पर नजर डालने का मौका दिया। लियोना पहले ही कोने में पहुंच चुकी थी और एक और भूत को मारने वाली थी। इस बीच ज़ैंडर, सिल्विया, मैटलॉक और इवांगेलिन ने मिलकर भूत जादूगर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। डेमन ने गॉब्लिन के सिर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे घुमा दिया। दरार, आपने रेड कैप गोब्लिन को मार डाला है। उसने सांस छोड़ते हुए अपनी स्थिति पर नजर डाली। उसे 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए एक और शिकार की जरूरत थी। लाशों को खाने की बात। वह तब तक इंतजार कर सकता था जब तक कोई देख न रहा हो। उसका असली लक्ष्य भूत जादूगर था। रेमोस्लेस्ट सक्रिय था, उस जीव का विश्लेषण कर रहा था। बाकियों के उलट ये कहीं ज्यादा ताकतवर था, कम से कम अपनी प्रथम श्रेणी की उन्नति तक पहुंच गया था। ये ठीक था, यह अभी भी एक जादूगर किस्म का जीव था, जिसका मतलब था कि इसकी शारीरिक शक्ति कम थी। फिर भी उसका दल उससे जूझ रहा था। उसे और ज्यादा भूतों के आने से पहले उसे मारना था, ताकि वह अपना असली जाल बिछा सके। उसकी नज़र लियोना पर पड़ी, जो अभी भी एक भूत से युद्ध में लगी हुई थी। मुझे स्तर ऊपर करने की जरूरत है। उसने तीर चलाया, उसका मृत नेत्र कौशल उसके लक्ष्य पर लॉक हो गया। तीर लियोना के पास से बिल्कुल सटीक निकलकर सीधे भूत की आंख में जा धंसा। गिरने से पहले उस प्राणी ने मरते हुए कराह की आवाज निकाली।
लियोना ने गुस्से में कहा और गॉब्लिन जादूगर की मदद करने के लिए मुड़ने से पहले उसकी ओर मुश्किल से देखा। हालांकि डेमन ने एक परिचित झनकार सुनी। आपने रेड कैप गॉब्लिन को मार डाला है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपने 60 विशेषता अंक अर्जित किए हैं। वह रुक गया, इंतजार करने लगा। हर बार जब उसका स्तर बढ़ता तो उसे एक नया हुनर मिल जाता। फिर ये व्यवस्था जारी रही। आप एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर पहुंच गए हैं। आपने एक नया सिस्टम मैकेनिक अनलॉक कर लिया है। आपने सिस्टम मैकेनिक मास्टरी अनलॉक कर लिया है। पब फ्यूचर एड्स, आपकी महारत का विश्लेषण। डेमन की आंखें सिकुड़ गईं। उसके पास अभी नए मैकेनिक्स को समझने का समय नहीं था। अगर वह कोई हुनर होता तो वह उसे तुरंत इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अगर नहीं तो उसे इंतजार करना पड़ता। सूचनाओं से मुंह मोड़कर उसने अपनी नजरें भूत जादूगर पर टिका दी। उसके चारों ओर युद्ध की गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं। डेमन नए सिस्टम मैकेनिक को एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन उसके पास समय नहीं था। वह अपनी प्राप्त की गई नई शक्तियों को सक्रिय करना चाहता था, लेकिन कौशलों के विपरीत यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका उसके शरीर पर सीधा असर पड़ता। ये पूरे सिस्टम पैनल में एक बदलाव था। इसका मतलब था कि इससे मिलने वाले जो भी लाभ थे वे युद्ध में तुरंत उपयोगी नहीं होंगे। उसने इस विचार को एक तरफ धकेल दिया, अपना हाथ उठाया और भूत जादूगर की ओर कई जादुई गोलियां छोड़ दीं। भूत ने तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए अपनी छड़ी को लहराकर एक पारदर्शी अवरोध उत्पन्न कर दिया। डेमन ने झुंझलाहट में जीभ चटकाए। होशियार, वह बुदबुदाया। जादुई गोलियां बाधाओं पर असरदार नहीं होतीं। जैसे कि यह पर्याप्त परेशानी वाली बात नहीं थी कि यह चीज़ एक रेड कैप थी, ये तो बस एक जादू करने वाला भी था। भूत जादूगर के पीछे आग की लपटें उठ रही थीं, उसकी चमक उसकी उन्मत्त आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी। जब उसने युद्ध क्षेत्र को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके सहयोगी पहले ही मर चुके थे। डेमन ने व्यंग्य किया, तुम भले ही प्रथम श्रेणी तक पहुंच गए हो, लेकिन एक निम्न स्तरीय जादूगर जिसके पास ज्यादा जादू टोना नहीं है, वह अभी भी कमजोर है। और तो और, मेरी टोली भी प्रथम श्रेणी की उन्नति के करीब है। हम प्रथम श्रेणी के राक्षस को मारने में पूरी तरह सक्षम हैं। भूत ने विरोध में गुर्राते हुए अपनी लाठी उठाई और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। आग के 3 गोले निकले। ज़ैंडर तुरंत टीम के सामने आ गया। उसका भाला गुरुत्वाकर्षण जादू से चटक रहा था और उसके चारों ओर कुछ तैरती हुई बाधाएं बन गईं। आग की लपटें उठ रही थीं, लेकिन उसकी सुरक्षा मजबूत थी। डेमन की आवाज़ गूंजी, लियोना, दूरी कम करो, वह जादूगर है, हाथापाई नहीं कर सकता। लियोना पहले से ही आगे बढ़ रही थी। उसकी भारी तलवार बिजली की चमक के साथ कड़क रही थी, और जैसे ही वह हमला कर रही थी, उसकी ऊर्जा हवा में फैल रही थी। हवा ने उसकी लड़ाकू वर्दी को झकझोर दिया, जिससे वह उसके चारों ओर लहराने लगी। उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं, और उसके जानवर जैसे कान हल्के से मुड़ गए जैसे ही उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी तलवार घुमाई। गड़गड़ाहट, उसके ब्लेड से एक बहरा कर देने वाली शॉकवेव फूट पड़ी, जिससे ध्वनि की एक लहर भूत जादूगर की ओर टकराए। भूत ने जल्दी से एक और अवरोध खड़ा कर दिया। उसका जादू बमुश्किल ही टिक पाया था, क्योंकि बल उसके पैरों तले जमीन को चीर रहा था। उसने विजयी भाव से हंसी उड़ाई, ये सोचकर कि उसने हमले का सफलतापूर्वक मुकाबला कर लिया है। लियोना का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वह हवा में ऊंची छलांग लगाए, अपना हाथ ऊपर उठाया। जैसे ही उसकी हथेली में मान उमड़ा, तूफानी बादलों के भंवर में एकत्रित हो गया। तूफान कॉल, बिजली की एक तेज बौछार भूत जादूगर पर गिरी, जो उसके अवरोध से टकरा रही थी। जैसे ही उसके जादुई सुरक्षा क्षेत्र में दरारें पड़ने लगी, उस प्राणी का चेहरा आत्मविश्वास से डर में बदल गया। लियोना एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर उतरी। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और फिर उसे एक विनाशकारी ओवरहेड झटके के साथ नीचे गिरा दिया। टकरा जाना, बाधा टूट गई। भूत जादूगर ने जवाबी कार्रवाई में अपनी छड़ी घुमाई और लियोना के कंधे पर मन का जोरदार प्रहार किया। वह लड़खड़ा गई, उसके दांत भींचने लगे और उसके शरीर में दर्द बढ़ने लगा। इससे पहले कि भूत पीछे हट पाता, ज़ैंडर आगे बढ़ा। उसके भाले का वार बिल्कुल सटीक था, और गुरुत्वाकर्षण जादू ने उसके वार को और भी मजबूत कर दिया, और एक सघन धमाका भूत की छाती की ओर हुआ। इस हमले से उसका धड़ उड़ जाना चाहिए था, लेकिन आखिरी क्षण में भूत ने अपना बायां हाथ मोड़ लिया और बलिदान कर दिया। पब फ्यूचर एड्स, जब अंक को फाड़ दिया गया तो खून जमीन पर फैल गया। फिर भी भूत ने दर्द सहन किया। उसके दांत भयंकर गुर्राहट के साथ बाहर निकले। अपनी बची हुई भुजा से उसने ज़ैंडर और लियोना दोनों पर जादू का एक जोरदार प्रहार किया। विस्फोट से वे पीछे की ओर लुढ़कते हुए पेड़ों से टकरा गए। इससे पहले कि भूत अपना पैर जमा पाता, एक तीर हवा में उड़ गया। ये भूत के कंधे पर लगा। इसका सिरा चंद्र ऊर्जा से चमक रहा था। जैसे ही उसने संपर्क किया, चांदनी बाहर की ओर फूट पड़ी, जंगल की आग की तरह फैल गई।
भूत पीड़ा से दहाड़ा, उसका शरीर कुछ देर के लिए उस चमकीली फुहार में समा गया। जैसे ही उसने संभलने की कोशिश की, प्रकाश की कई किरणें उस पर बरस पड़ीं। भूत ने मुड़ मुड़कर बचाव किया, मुश्किल से बच पाया। तभी इवांगेलिन ऊपर से उतरी, उसकी तलवार एक सटीक चाप में चमक रही थी। उसकी तलवार ने उसके चोगे के एक छोटे से हिस्से को चीर दिया, जिससे एक छिपी हुई थैली का पट्टा टूट गया। थैला जमीन पर गिर पड़ा। भूत ने गिरे हुए थैले को पकड़ने की कोशिश की और उसकी अभिव्यक्ति हताशा से विकृत हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, डेमन ने थैले को सिल्विया की ओर पीछे की ओर लात मारी और तुरंत भूत की छाती पर जादुई गोली दाग दी। गोलियां निशाने पर लगीं। भूत थोड़ा पीछे हटा, खांसने लगा, लेकिन उसके शरीर पर कोई खास चोट नहीं दिखी। छी! डेमन ने जीभ चटकाई, उसके चेहरे पर झुंझलाहट उभर आई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने खंजर निकाले और आगे बढ़कर भूत पर वार किया। वह प्राणी तेजी से पीछे हटा, फिर उसने डेमन के मध्य भाग पर एक तेज लात से जवाबी हमला किया। डेमन ने मुश्किल से खुद को बचाया, और उसी पल दुनिया मानो थम सी गई। उसका ध्यान केंद्रित हो गया। यही उसका मौका था। उसने अपने शरीर को घुमाया और अपना खंजर भूत के पैर की ओर चलाया। ब्लेड मांस में घुस गया। गॉब्लिन पीड़ा से चीखा, तुरंत पीछे की ओर लुढ़का और फिर डेमन की ओर आग का एक भयंकर विस्फोट किया। लेकिन सिल्विया पहले से ही स्थिति में थी। इससे पहले कि भूत पूरी तरह से हमला कर पाता, हवा में तीरों की सीटी बजने लगी, जिससे उसे बचाव के लिए अपनी छड़ी उठाने पर मजबूर होना पड़ा। मैटलॉक कांपते हुए लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे बर्फ के कांटे निकले जो युद्ध क्षेत्र में फैल गए और भूत के पैरों तले जमीन जम गई। भूत गुर्राया। अचानक उसने अपने वस्त्र में हाथ डाला और एक छिपा हुआ ब्लेड फेंका, सीधे मैटलॉक पर। जैसे ही खंजर उसके कंधे में धंसा, परी की सांस रुक गई। उसके मुंह से एक तेज चीख निकली और वह जख्म को पकड़े हुए गिर पड़ा। भूत उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इवांगेलिन ने उसे रोक लिया। उसकी जादुई रोशनी चमक रही थी और वह उस पर वार कर रही थी। भूत बमुश्किल समय रहते लुढ़क गया, पेड़ों की ओर पीछे हट गया। उसकी निगाहें टिमटिमा रही थीं, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। डेमन की आंखें सिकुड़ गईं। पब फ्यूचर एड्स, ये रुका हुआ है। धिक्कार है, वह बुदबुदाया। हमें इसे अभी खत्म करना होगा। इससे सेना को मजबूती मिलने का समय मिल रहा है। भूत मुस्कुराया और एक धुंधली सी हरकत के साथ झपटा। उसने अपना पूरा शरीर डेमन पर पटक दिया, जिससे वह इवेंजेलिन से टकरा गया। टक्कर से दोनों की सांसें रुक गईं। उसी क्षण भूत ने अपना हाथ उठाया, सिल्विया पर खंजर फेंकने की तैयारी में, जो अभी भी पीछे थी। एक भाला उड़ता हुआ आया। थनक! जेंडर, जिसके सिर पर चोट लगी थी और खून बह रहा था, ने पूरी ताकत से अपना हथियार फेंका। भाला भूत के बाजू पर लगा और उसे पीछे धकेल दिया। प्राणी गुर्राया और एक और मंत्र तैयार करते हुए मंत्रोच्चार करने लगा। लियोना ने ड्रॉप किक से उस पर हमला कर दिया। दरार, यह मुझे इन पेड़ों में फेंकने के लिए है, वह चिल्लाए। भूत ने बड़ी मुश्किल से उसका गला पकड़ा, उसका गला घोंट दिया और फिर उसे जमी हुई जमीन पर पटक दिया। लियोना हौंफने लगी, संघर्ष करने लगी, क्योंकि वह उसके ऊपर मंडरा रहा था। उसके हाथ ने युद्धभूमि में उभरे हुए बर्फ के एक कांटे को पकड़ लिया। उसने दांतेदार टुकड़ा उठाया, उसकी आंखें हत्या के इरादे से जल रही थीं, उसका गला काटने के लिए तैयार। मैटलॉक अभी भी जमीन पर पड़ा था, उसके कंधे से खून बह रहा था। वह डर से देख रहा था, कांपता हुआ, जड़वत, भयभीत। लेकिन उस क्षण में कुछ बदल गया। मैटलॉक के चेहरे पर आंसू बहने लगे। उसने अपने कांपते हाथ भींच लिए, उसका दिल सीने में जोरों से धड़क रहा था। उसका मन उमड़ पड़ा, कच्चा और हताश, बर्फ के एक झिलमिलाते टुकड़े में तब्दील हो गया। ये हवा में गुनगुना रहा था। कंपन, घुटी हुई दहाड़ के साथ मैटलॉक ने अपना सब कुछ उसमें झोंक दिया और निकाल दिया गया। बर्फ का भाला सीटी की आवाज के साथ युद्ध क्षेत्र को चीरता हुआ निकल गया और सीधे भूत की छाती पर वार किया। वह जीभ खांसने लगा, स्तब्ध, उसकी चमकती लाल आंखें टिमटिमा रही थीं। धीरे धीरे उसने अपने धड़ में बने खुले छेद को देखा। उसके गले से क्रोध की गड़गड़ाहट फूट पड़ी। लियोना की उपेक्षा करते हुए वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, उसकी छाती में धंसी बर्फ की कील को पकड़े हुए। उसका शरीर विशुद्ध इच्छाशक्ति से कांप रहा था। इसने मरने से इनकार कर दिया। आखिरी बार ताकत के साथ गॉब्लिन ने मैटलॉक पर हमला किया। वह कम से कम उनमें से एक को अपने साथ लिए बिना नहीं मरेगा। मैटलॉक पीछे हट गया, उसके अंग कमजोर हो गए थे, उसकी सांसें डर के मारे धीमी हो रही थीं। उसकी उंगलियां मिट्टी को नोच रही थीं, खुद को दूर धकेलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसका शरीर तेजी से हिलने से इनकार कर रहा था। भूत ने छलांग लगाई, उसका बचा हुआ हाथ मारने के लिए उठा हुआ था। काले रंग की एक चमक, एक साफ, फटने वाली ध्वनि।
भूत का सिर उसके कंधों से उड़ गया। इससे पहले कि शरीर निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़े, रक्त एक चाप में छिड़का गया। मैटलॉक हौंकते हुए अपने सामने के दृश्य को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा। डैमन वहीं खड़ा था, उसकी गहरी आंखें समझ से परे थीं, उसकी बाँह कवच की परछाइयों में लिपटी हुई थी। उसकी मुट्ठी में एक खंजर चमक रहा था, जिससे ताज़ा खून टपक रहा था। डैमन के दिमाग में एक धीमी सी झनकार गूंजी। आपने रेड कैप गोब्लिन टूथ को मार डाला है। डैमन हौंकते हुए लाल टोपी वाले भूत की खून से लथपथ सिरविहीन लाश को देखने के लिए नीचे झुका। उसने उसके अवशेषों की तलाशी ली, लेकिन उसे कुछ खास कीमती सामान नहीं मिला, बस कुछ पुराने खर्रे और कुछ मामूली गहने। खड़े होकर वह मैटलॉक की ओर मुड़ा, जिसने बर्फ का वह गोला फेंका था जिसने भूत जादूगर को खत्म कर दिया था। युवा परी ने उसके नाजुक स्त्रीवत होंठों को काटा और फिर तेजी से लाश से दूर हट गई। उसके पंख बेचैनी से फड़फड़ा रहे थे। डैमन ने अपना ध्यान कहीं और लगाने से पहले उसे सिर हिलाया। उसकी नज़रें युद्ध के मैदान में उस थैले को ढूंढने लगी जो भूत ने पहले गिरा दिया था। उसे याद आया कि उसने उसे सिल्विया के पास लात मारी थी और यकीनन वह अब भी वहीं था। उसकी टोली की हालत खराब थी, लेकिन उनके पास मरहम लगाने वाले थे। सिल्विया सबसे अच्छी थी। उसका उपचार जादू कोमल और प्रभावी था, जबकि इवांगेलिन का जादू ज्यादा आक्रामक था, लगभग शुद्धिकरण जैसा, न कि सिर्फ सामान्य उपचार। सिल्विया पहले से ही ज़ैंडर की देखभाल कर रही थी, जो सबसे ज्यादा घायल लग रहा था, लियोना के साथ। अग्रिम पंक्ति के लड़ाके होने के नाते उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। इसके बाद खुद डैमन और इवांगेलिन की बारी थी, हालांकि ज़रूरत पड़ने पर वह खुद को ठीक कर सकती थी। मैटलॉक, जिसकी टोली में कोई निश्चित जगह नहीं थी, फिर भी उसे चोटें आई थीं और इवांगेलिन पहले से ही उसकी देखभाल कर रही थी। समय कम था। डैमन ने वह थैला उठाया जो लाल टोपी वाले भूत, जिसे टूथ कहा जाता था, ने गिरा दिया था और जल्दी से उसे खोल दिया। अंदर उसे कई स्क्रॉल मिले। उसने उन्हें एक एक करके खोला, लेकिन वे ज्यादातर घटिया किस्म के जादू के स्क्रॉल थे, जो जानवरों की खाल से सस्ते में बनाए गए थे। वह बढ़ती बेसब्री से उनमें से चीजें छान रहा था, जब तक कि उसकी उंगलियां किसी अलग चीज से नहीं टकराईं। एक भद्दा हाथ से बनाया हुआ नक्शा। इसे समझना कठिन था। स्याही धुंधली थी और रेखाएं असमान थीं, लेकिन फिर भी यह एक मानचित्र था। इसके बाद उसने एक फटी हुई किताब निकाली जो मुश्किल से जुड़ी हुई थी। डैमन ने उसे पलटकर खोला, लेकिन ज्यादातर पन्ने क्षतिग्रस्त थे, या तो फटे हुए थे या इतने फीके कि पढ़ने लायक नहीं थे। फिर भी जैसे ही उसने सरसरी तौर पर किताब पढ़ी, उसकी सांस लगभग गले में अटक गई। लिखावट बेशक इंसानी थी, और पहली पंक्ति एक प्रार्थना थी। देवी की स्तुति हो, क्योंकि हम इस महान कार्य को शुरू कर रहे हैं। हम दुहु पर्वत श्रृंखला को पार कर चुके हैं और अब फुसफुसाहटों के जंगल में पहुंच गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम उनमें से एक न बने। डैमन की पुस्तक पर पकड़ मजबूत हो गई। यह एक यात्रा पत्रिका थी, किसी ऐसे व्यक्ति की जो विस्परिंग फॉरेस्ट में गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें खंडहर हो चुके शहर और राजाओं के मार्ग का जिक्र था। मोटी किताब पलटते हुए उसने पाया कि ज्यादातर पन्ने अभिलेखों से भरे थे, हालांकि कुछ समय के साथ मिट गए थे। सबसे पीछे एक और नक्शा था। स्याही फीकी पड़ गई थी और कुछ हिस्से पूरी तरह से अस्पष्ट थे, लेकिन कुछ जरूरी जानकारियां समझने के लिए पर्याप्त जानकारी बची हुई थी। ये पुस्तक उनकी आशा थी। बिना किसी हिचकिचाहट के डैमन ने इसे अपने सामान के बैग में रख लिया और सुरक्षित कर लिया। अपने शरीर में दौड़ते दर्द को नज़रअंदाज करते हुए डैमन ने जालों का फिर से निरीक्षण किया, अपनी परछाई को बाहर की ओर फैलाकर यह अंदाज़ा लगाया कि दुश्मनों की अगली लहर कहाँ से आ सकती है। उसकी नज़र दूर पहाड़ों पर पड़ी, दुहु पर्वत, जैसा कि अब वह उन्हें पहचान चुका था। अब उसके दल के आगे बढ़ने का समय आ गया था। उनका पीछा करने वाले लोग अवश्य ही जाल बिछा देंगे, और जब वे ऐसा करेंगे तो उसे उनके चेहरे देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। उसने बैग कंधे पर लटकाया और अपनी पार्टी की ओर मुड़ गया। आप सभी के पास सांस लेने के लिए 5 मिनट हैं। अगर आप खा सकते हैं तो खा लें, क्योंकि एक बार जब हम चलना शुरू करेंगे तो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मैं न कहूं। ज़ैंडर, जो पहले से ही ठीक हो चुका था, एक पेड़ के सहारे झुक गया और अपनी पानी की बोतल से पानी पीने लगा। और हम कितनी देर तक पैदल चलेंगे? डैमन की नज़रें मंडराते पहाड़ों पर टिकी रहीं। वे भ्रामक रूप से पास लग रहे थे, लेकिन वह बेहतर जानता था। अगर वे भाग्यशाली रहे तो यात्रा में 2 दिन लगेंगे। अगर बाधाएं आई, और वे आएंगी, तो ज्यादा से ज्यादा 5 दिन लगेंगे। जब तक हम उस पहाड़ तक नहीं पहुंच जाते, उसने सपाट लहजे में जवाब दिया। अपनी ऊर्जा बचाकर रखना, यह एक धीरज की दौड़ है। कम से कम 20 लाल टोपी वाले भूत, 3 युद्ध ट्रोल हमारा पीछा करेंगे, और अगर हमारी किस्मत खराब रही, जो कि होगी ही, तो 1-2 छोटे राक्षस हमारा पीछा कर सकते हैं।
वह थोड़ा मुड़ा, उसकी नज़र दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ गई। या इससे भी बदतर, अगर हमारे जाने से पहले एशेगॉन जाग गया तो हम सब ड्रैगन की सांस से मर सकते हैं। नाम सुनते ही इवेंजेलिन की उंगलियां हल्की सी कांपने लगीं, जबकि लियोना के कान फड़कने लगे। जैंडर ने आह भरी और मैटलॉक की ओर देखा, जिसने बहुत पहले ही रोना बंद कर दिया था और अपनी भयावह वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था। पब फ्यूचर एड्स। सिल्विया डेमन के पास गई, उसे देखते हुए उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसका शरीर चोटों और सूखे खून से लथपथ था और उसका हाथ पहले हुई किसी टक्कर से सूज गया था। तुम्हें बैठ जाना चाहिए, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। डेमन ने उसकी मदद स्वीकार करते हुए हल्का सा सिर हिलाया। आगे जो कुछ होने वाला था उसके लिए उसे पूरी तरह तैयार रहना था। सिल्विया उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई और चंद्रगुण जादू की एक कोमल धारा छोड़ी। जैसे ही जादू उसके घावों पर असर कर रहा था, उसके शरीर पर एक ठंडी, ताजगी भरी अनुभूति छा रही थी, जिससे उसका दर्द कम हो रहा था। जैसे ही उसने उसे ठीक किया, डेमन ने वह किताब निकाली जो उसे पहले मिली थी। लगता है हमारी किस्मत अच्छी थी, वह बुदबुदाया। उस भूत जादूगर के पास वो सब कुछ था जो हमें चाहिए था, एक नक्शा और उससे भी बेहतर, एक यात्रा पत्रिका। लियोना ने उस पुरानी किताब पर नज़र डाली, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मुझे नहीं पता था कि गोबलिन इतने परिष्कृत होते हैं। इवांगेलिन, जो मैटलॉक की देखभाल कर चुकी थी, आगे बढ़ी और किताब उठा ली। उसने उसके नाजुक पन्ने पलटे, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मैं मुश्किल से कुछ समझ पा रही हूँ। सब कुछ बहुत धुंधला है। उसने डेमन को शक भरी नज़रों से देखा। जानकारी बहुत टूटी फूटी है। अधूरा ज्ञान कुछ न जानने से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, खासकर जहां हम जा रहे हैं। डेमन ने सिर हिलाया। वह उस जोखिम को अच्छी तरह समझता था, लेकिन फिर भी यह एक ऐसा पहलू था जिसे वे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। हम जितना हो सके सीखने की कोशिश करेंगे। मैं किताब पर भरोसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस उसे एक संदर्भ बिंदु के रूप में इस्तेमाल करो, उन्होंने कहा। अब अपनी सांसें थाम लो, हम जल्द ही निकलेंगे। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और चुप हो गए, क्योंकि वे मानसिक रूप से आगे की यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे। डेमन उनके साथ बैठा, उनके आराम करते हुए उनके सामान का निरीक्षण करता रहा। सिल्विया उसे ठीक करते करते थक गई थी, उसके पास ही रही। बिना कुछ कहे उसने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। आमतौर पर वह उसे दूर धकेल देता, जैसे वह पहले भी करता था, लेकिन इस बार उसने उसे यूं ही रहने दिया। शेष बचे कुछ मिनटों में उसने अपना ध्यान नए सिस्टम मैकेनिक की ओर लगाया। उन्होंने सिस्टम पैनल खोला और नए खुले हुए भाग पर ध्यान केंद्रित किया। महारत, मास्टरी, वह नया सिस्टम मैकेनिक था जिसे डेमन ने अनलॉक किया था। ये लेवल 7 तक पहुंचने का उसका इनाम था। सामान्य लेवल अपस्किल की जगह किसी बिल्कुल अलग चीज़ ने ले ली थी। उसे उम्मीद थी कि यह इसके लायक होगा। उसका आखिरी बड़ा इनाम ऐशबोन था, एक ऐसी शक्ति जो उसे शरीर और आत्मा दोनों को भस्म करने वाली ज्वालाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति देती थी। ये बेहद प्रभावशाली थी, खासकर इसलिए क्योंकि उसकी आग से भस्म होने वालों को भी उसकी परछाई द्वारा भस्म माना जाता था। कम से कम लिलिथ ने तो यही दावा किया था। हालांकि उसने अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया था। जिंदा जलने के 10 गुना दर्द का अनुभव करने का विचार बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था। उसने अपने सिस्टम पैनल को नीचे स्क्रॉल किया और देखा कि वह सेक्शन अभी भी लॉक्ड बना हुआ था। लॉक्ड फंक्शन अभी भी वहां था, जिसका मतलब था कि अभी और भी फीचर अनलॉक होने बाकी थे। शायद क्वेस्ट फीचर, उसने सोचा। सिस्टम ने मुझे कभी ऐसा फीचर नहीं दिया, तो शायद मुझे पहले उसे अनलॉक करना होगा। उन्होंने मास्टरी पर पुनः ध्यान केंद्रित किया तथा इंटरफेस पर अधिक विवरण दिखाई देने पर जूम इन किया। महारत, मास्टरी मैकेनिक संतुलन बनाए रखते हुए जैविक विकास प्रदान करता है। यह अभ्यास, युद्ध अनुभव और रणनीति को पुरस्कृत करता है। हर क्रिया के साथ निपुणता बढ़ती है। प्रशिक्षण लें और आपके हाथ याद रखेंगे, युद्ध करें और आपकी सहज प्रवृत्ति तेज हो जाएगी। जितना ज्यादा आप ब्लेड चलाएंगे, जादू करेंगे या जुनून के साथ शिल्पकला करेंगे, आपका नियंत्रण उतना ही ज्यादा होगा। दुश्मनों को हराने से आपके कौशल मजबूत होते हैं और विशेषज्ञों पर विजय पाने से आपको उनकी विशेषज्ञता की झलक मिल सकती है। अभ्यास से विकास स्थिर होता है, युद्ध से तेज होता है, और जो लोग खुद को निखारना चाहते हैं उनके लिए अंतहीन होता है। हर वार, हर मंत्र, हर सबक आपका रास्ता बनाता है, आपकी कहानी गढ़ता है। डेमन ने आह भरी। हमेशा की तरह सिस्टम थोड़ा काव्यात्मक लग रहा था, लेकिन उसे इसकी रहस्यमयी प्रकृति की आदत हो गई थी। वह जो अनुमान लगा सकता था, उसके अनुसार महारत असल में उसके लिए अपनी क्षमताओं को ट्रैक करने और विकसित करने का एक तरीका था। वह जितना ज्यादा किसी कौशल का इस्तेमाल करता, उतना ही बेहतर होता जाता।
अगर वह किसी तलवारबाज से लड़ता तो उसकी कुछ विशेषज्ञता हासिल कर सकता था। अगर वह किसी जादूगर से द्वंद्व युद्ध करता तो वह उनके ज्ञान के कुछ अंशों को आत्मसात कर सकता था। प्रशिक्षण, युद्ध, पीड़ा, इन सब ने उसके विकास में योगदान दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मास्टरी विकसित हो सकती है, जिससे समय के साथ उसकी क्षमताएं अधिक मजबूत, अधिक उन्नत संस्करणों में परिवर्तित हो सकती हैं। उन्होंने अपनी उपलब्ध मास्टरी सूची को स्कैन किया। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, एक धीमी आवाज ने उसके विचारों को बाधित कर दिया। तुम क्या देख रहे हो, डैमन? सिल्विया की आवाज। उसने उसकी ओर देखा, वह अभी भी उसके कंधे पर टिकी हुई थी, उसके सफ़ेद बाल उसकी बांह पर छू रहे थे। कुछ नहीं, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। खुद को ऊपर उठाते हुए वह दूसरों की ओर मुड़ा। सामान बांधो और चल पड़ो। मैं लाशें हटाकर आगे बढ़ूंगा। समूह ने शिकायत की क्योंकि स्पष्टतः उन्हें पर्याप्त आराम नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन किया। डैमन ने सांस छोड़ते हुए अपने कंधे हिलाए। उनके पास कोई चारा नहीं था। शिकार तो शुरू हो चुका था। डैमन ने इवांगेलिन की ओर देखा और उसे अपना सामान का थैला फेंक दिया। मेरा इंतजार मत करना, मैं ज्यादा से ज्यादा आधे दिन में पहुंच जाऊंगा। दुहू पर्वतों की ओर बढ़ते रहो। इवेंजेलिन ने अपने होंठ काटे लेकिन अनिच्छा से सिर हिला दिया। हालांकि सिल्विया ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैं असहमत हूं, मैं आपके साथ रह सकता हूं। सिल्विया, उसने सिर हिलाते हुए सख्ती से कहा। मैं अकेले ज्यादा तेज चल सकता हूं। वह अपने होंठ काटती रही, झिझकती रही, जब तक कि लियोना ने उसके कंधे पर हाथ नहीं रखा। पब फ्यूचर एड्स। चिंता मत करो, डैमन चालाक है, वह पकड़ लेगा, उसने उसे आश्वस्त किया, हालांकि उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। ठीक है, उसने सहमति में सिर हिलाया। उसकी टोली चली गई, बीच बीच में उसकी तरफ देखती रही। डैमन ने आह भरी। उसे उन 4 भूतों की लाशों से निपटना था जिन पर उन्होंने घात लगाकर हमला किया था, और यह सुनिश्चित करना था कि उनके जाल काम करें। अब तक इलाके का हर भूत रास्ते में होगा। उसकी परछाई बाहर की ओर फैली हुई थी, अंधेरे के एक कुंड की तरह। आपने 5 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपने 5 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपने 5 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। उसकी परछाई ने भूत जादूगर को पकड़ लिया और उसे पूरा निगल लिया। आपने 15 विशेषता अंक अर्जित किए हैं। महारत, बुनियादी जादू जोड़ 6। सिस्टम नोटिफिकेशन आते ही डैमन को एक बदलाव महसूस हुआ। बेसिक मैजिक के बारे में उसकी समझ थोड़ी बढ़ गई थी। उसने पलकें झपकाईं। एक पल के लिए वह चौंक गया। उसकी नज़र अपने आंकड़ों पर पड़ी। इससे उसके कुल गुण अंक 115 हो गए। उसने उन्हें तुरंत बांटने का फैसला किया। धीरज में 30 अंक। उसे यथासंभव अधिक सहनशक्ति की आवश्यकता होगी। स्पीड में 85 अंक। यहाँ लड़ना बेवकूफ़ी भरा काम था, ज़रूरत पड़ने पर भागने के लिए उसे काफ़ी तेज़ होना ज़रूरी था। उसने अपना सिस्टम पैनल खोला। दुश्मन के आने से पहले उसके पास अभी भी समय था और वह अपने आंकड़ों और महारत का आकलन करना चाहता था। HP 112/150। मान 14,084/14,084। शक्ति 134। चपलता 57। गति 185 जोड़ 85। धीरज 65 जोड़ 30। कक्षा छाया 678। छाया भूख स्तर 2%। छाया स्तर 7। स्थिति छायापूर्ण है। पब फ्यूचर एड्स। विशेषता अम्ब्रा। कौशल पश्चातापरित छाया बोध, जल उत्सव, बलिदान, छाया नियंत्रण, पाक और छाया कवच, दर्शक की निगाह, मृत नेत्र, आत्मा, आत्मीयता, ऐशबोन। महारत शिष्टाचार स्तर 3, तलवारबाजी स्तर 1, अस्तित्व स्तर 3, अनुनय स्तर 2, धोखा स्तर 2, वस्तु विनिमय स्तर 2, चोरी स्तर 3, तीरंदाजी स्तर 2, जाल स्तर 2, रसायन विज्ञान स्तर 1, खंजर कला स्तर 2, खाना पकाना स्तर 2, मूलभूत जादू स्तर 1, मन नियंत्रण स्तर 1, जादुई गोली स्तर 1। लॉक किया गया। उसकी छाया ऊर्जा 678 पर थी, लेकिन वह उसे तेजी से खत्म कर रहा था। उसे समस्या बनने से पहले एक स्थायी समाधान की जरूरत थी। डैमन ने अपनी मौजूदा महारत सूची देखी। हर एक उसके जीवन का प्रतिबिंब थी। उसका शिष्टाचार 3रे स्तर पर था क्योंकि उसकी माँ ने उसे यह सिखाया था। तलवारबाजी सिर्फ पहले स्तर की थी क्योंकि उसने अपने पिता से बुनियादी बातें सीखी थीं। उसके बाद उसे अकेले ही जिंदा रहना पड़ा। जिंदा रहने की क्षमता 3रे स्तर पर थी और एक अच्छे कारण से। वह एक हनी बेजे की तरह था जिसे मारना मुश्किल था। उसके ज्यादातर हुनर सड़कों से आए थे, जरूरत के चलते। लेकिन मैजिक बुलेट अलग था। यह एक ऐसा मंत्र था जो उसने खुद बनाया था। अभी यह सिर्फ लेवल 1 था, लेकिन वह पहले से ही अंदाजा लगा सकता था कि समय के साथ यह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। उसने सांस छोड़ी। उसकी छाया बोध शक्ति ने सभी दिशाओं में हलचल महसूस की।
वे आ रहे थे। उन्हें उन्हें एक स्थान पर एकत्रित करने की आवश्यकता थी। अपनी जेब में हाथ डालकर उसने वो इत्र और सौंदर्य प्रसाधन निकाले जो उसने पहले लड़कियों से लिए थे। पेड़ों की कतार तक जाकर उसने एक अस्थायी बिजुका खड़ा किया, उसे इत्र में भिगोया और फिर एक रस्सी काटकर उसे शाखाओं से लटका दिया। सुगंध हवा में फैलकर पूरे क्षेत्र में फैल गई। इससे उन्हें खोज जारी रखनी चाहिए। जब तक उन्हें यह एहसास होता कि वहां कुछ भी नहीं है, तब तक उनमें से अधिकांश एक स्थान पर एकत्र हो चुके होते थे, ठीक उसी समय जब हॉर्नेट्स और सैंडलवुड फल बाकी काम कर रहे होते थे। आखिरी बार चारों ओर नजर दौड़ाकर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसका सर्वदिशात्मक गियर पेड़ों में जा लगा और उसे ऊपर की ओर धकेल दिया। कुछ ही सेकंड में वह गायब हो गया, पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। डैमन के जाने के कुछ ही देर बाद 3 युद्ध ट्रोल्स के नेतृत्व में गॉब्लिनों का एक संगठित समूह आ पहुंचा। आगे के गॉब्लिन स्काउट और ट्रैकर थे जो अभ्यासपूर्वक सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। स्काउट्स झाड़ियों को पार करते हुए उस छोटे से खुले मैदान में पहुंचे। उनकी हड्डियां हवा में होने वाले हल्के से भी बदलाव को महसूस कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने हवा को सूंघा, वे घृणा से पीछे हट गए। के टरटेटेटेटे, बदबू, ई। वे चिढ़कर चीख पड़े। उनकी टेढ़ी उंगलियां पेड़ों की कतार की ओर इशारा कर रही थीं। हवा में फैली इत्र की तेज खुशबू ने उनकी नाजुक नाकों को जकड़ लिया। कुछ स्काउट्स ने अपना ध्यान युद्धभूमि की ओर लगाया जहां उनके भाई मारे गए थे। उनकी नज़रें पीछे छूटे खून के धब्बों और युद्ध के जख्मों पर पड़ीं, फिर भी वहां कोई लाश नहीं थी। लाशें गायब हो गई थीं, सिर्फ संघर्ष के अवशेष रह गए थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो वे तुरंत पास खड़े 3 युद्ध ट्रोलों के पास गए और अपनी रिपोर्ट दी। युद्ध के ट्रोल आकार में विशालकाय थे, लगभग 3 मीटर ऊंचे, गोबलिनों से कहीं ऊंचे। उनकी विस्फोटक मांसपेशियां उनकी पीली भूरी त्वचा के नीचे उभरी हुई थीं, जो लंगोट और कच्चे कवच से ढकी हुई थी। एक जर्जर हृदय रक्षक और मोटे कंधे के पट्टे जो जंग लगी जंजीरों से बमुश्किल जुड़े हुए थे। हर ट्रोल के हाथ में एक बड़ा सा डंडा था, सिवाय बीच वाले के, जिसने अपने विशाल हाथों में एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी थाम रखी थी। उनके क्रूर रूप के बावजूद उनकी भयावह आंखों के पीछे बुद्धिमत्ता की चमक थी। वे सिर्फ क्रूर लोग नहीं थे, वे सोच रहे थे, हिसाब लगा रहे थे, और अब वे शिकार कर रहे थे। युद्ध ट्रोल्स का नेता मैदान में उतरा। उसका विशाल शरीर छोटे छोटे भूतों पर छाया डाल रहा था। हवा को सूंघते हुए उसके नथुने फैल गए। उसकी तीक्ष्ण इंद्रियां युद्धभूमि का विश्लेषण कर रही थीं। उसकी नज़र पेड़ों से लटकती किसी चीज पर टिक गई। डैमन का बिजुका। एक जोरदार छलांग लगाकर उसने उसे हवा से छीन लिया और उसे अपने चेहरे के पास लाकर उसकी जांच की। उसकी मोटी भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं और फिर उसके चेहरे पर घृणा का भाव उभर आया। इत्र और सौंदर्य प्रसाधनों की एक मीठी सी लहर ने उसके नथुनों पर हमला कर दिया। ग्रा। उस एक ही घटना ने विनाशकारी श्रृंखला प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया। बिजुका के अंदर छिपा एक मिट्टी का बर्तन टूट गया, जिससे गुस्से से भरे तितलियों का एक झुंड निकल आया। क्रोधित कीड़ों ने सबसे पहले युद्ध के ट्रोल और भूत देखे। जब झुंड ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला किया, तो गॉब्लिन चीख पड़े। उनके डंक उनके मांस में चुभ गए और उनमें भयंकर दहशत फैल गई। ट्रोल्स, हालांकि ज्यादा प्रतिरोधी थे, फिर भी जहरीले डंकों की भारी संख्या के कारण लड़खड़ा रहे थे। लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं थी। जैसे ही नेता ने बिजुका के अवशेषों को खींचा, उसने अनजाने में एक रस्सी खींच दी, जिससे एक और जाल फंस गया। ऊपर से शाखाएं टूटकर गिरी और बालू के फलों का एक विशाल समूह नीचे गिर गया। बूम बूम बूम, हर फल टकराते ही फट गया। उसके बीज 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर की ओर फट गए और छोटी गोलियों की तरह भूतों के मांस को चीरते हुए निकल गए। भूत चीखने लगे, छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई नहीं मिला। और फिर लकड़ियां गिर गईं। पेड़ों के बीच छिपे हुए विशाल कांटेदार लट्ठे, मानो तड़प रहे हों, नीचे गिर रहे थे। कुछ भूत तुरंत कुचल गए, उनके शरीर जमीन पर बिखर गए। कुछ अन्य छुरा घोंप दिए गए और उनके नीचे खून जमा होने से वे तड़प रहे थे। युद्ध ट्रोल नेता टस्क झुंझलाहट में हाथ हिलाते हुए अपने चेहरे के आसपास भिनभिना रहे ततैयों पर झपटा। उनके डंक से गहरे घाव हो गए थे, लेकिन उसकी पुनर्जनन शक्ति उन्हें पहले ही भर चुकी थी। अंततः विस्फोट शांत हो गए और पीछे रह गया घायल, मरते हुए और क्रोधित भूतों का युद्ध क्षेत्र। लेकिन युद्ध ट्रोल्स अपने अधीनस्थों की तरह कमजोर नहीं थे। पब फ्यूचर एड्स। वे क्रोधित हो गए। अराजकता से बचने के लिए एक भूत टस्क के पास से तेजी से निकल गया। बुरा विचार था। एक विशाल हाथ ने भूत को धड़ से जकड़ लिया। लाल चमड़ी वाला वह प्राणी डर के मारे छटपटाने लगा। उसके हाथ पैर हवा में बेवजह उछल रहे थे। टस्क ने गॉब्लिन को अपने सामने लाया। उसके विशाल नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। टस्क तुम पर गुस्सा है। बेवकूफ, टस्क बिल्कुल भी खुश नहीं है।
भूत ने कराहते हुए कहा। उसकी लाल त्वचा भय से पीली पड़ गई। इससे पहले कि वह दया की भीख मांग पाता, टस्क ने उसे दबा दिया। क्रंच। भूत की हड्डियां चकनाचूर हो गईं, उसके अंग टस्क की विशाल उंगलियों के बीच पके फल की तरह फट गए। चिढ़कर उसने अवशेषों को जमीन पर गिरा दिया। वह गहरी सोच में डूबकर अपना सिर खुजाने लगा। दांतों वाला चतुर भूत मर गया। उसकी किताब खो गई। उसकी बड़ी भौहें निराशा से सिकुड़ गईं। टस्क बिना किताब के दानव शिविर में वापस नहीं आ सकता। हमें उसे अभी ढूंढना होगा। एक अन्य ट्रोल, ह्यूज, हवा सूंघ रहा था और गुर्रा रहा था। बहुत बड़ी गंध नहीं मिली, लेकिन देखो, मानव पैरों के निशान। टस्क की आंखें घृणा से चमक उठीं। हाँ, देवी यहाँ दौड़ती हैं। उसकी पकड़ कुल्हाड़ी पर मजबूत हो गई, उसकी मोटी उंगलियां हथियार के मूठ पर निशान बना रही थीं। हमें शिकार करना और मारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। तीसरा ट्रोल, जो चुप रहा था, पीछे छूटे खून के धब्बों की ओर चला गया। हाथ उलझन में है। उसकी आवाज़ दूर से आती हुई हिमस्खलन की तरह गड़गड़ा रही थी। कोई लाश क्यों नहीं? यहाँ कोई मरा नहीं, सिर्फ खून। उसकी सिकुड़ी हुई आंखें टस्क की ओर उठीं। क्या आप सोचते हैं कि देवी जातियां स्मार्ट गॉब्लिन और अन्य को खाती हैं? टस्क ने सिर हिलाया। नहीं, देवी बिना आग के खाना नहीं खाती। गर्मी का कोई नामोनिशान नहीं। उसकी निगाहें उनकी सेनाओं के खंडहरों पर पड़ीं। चतुर जाल, गणनापूर्वक किया गया विनाश। हाँ, बहुत ही चतुर देवी जाति के व्यक्ति का काम। उसने अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ ली। उसके अंधेरे उबलते दिमाग में स्मृति की एक झलक कौंध गई। पब फ्यूचर एड्स। देवी दौड़ती है। उसका क्रोध उबल पड़ा। टस्क ने अपना सिर पीछे फेंका और आकाश में दहाड़ा। उसकी आवाज से पेड़ भी हिल गए। दुश्मन, हम शिकार करते हैं, हम मारते हैं, हम दुष्ट देवी जाति को कभी माफ नहीं करते। उसकी आंखें जल रही थीं, न केवल क्रोध से, बल्कि किसी गहरी बात से। दुख, एक दुख जो बहुत पहले ही घृणा में बदल चुका था। विशाल ने अपने चेहरे से खून पोंछते हुए भौहें चढ़ाईं। किताब का क्या? हम ढूंढते हैं, राक्षसों को नहीं बताते। टस्क की चमक गहरी हो गई। धम्म। उसने ह्यूज के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे ट्रोल लड़खड़ाकर पीछे हट गया। हम देवी जाति का पीछा करते हैं, हम शिकार करते हैं। उसकी आवाज़ धीमी और गुर्राहट भरी थी। जो दानव नहीं जानता, उससे कोई नुकसान नहीं होता। उसकी आंखें क्रूरता से चमक उठीं। हमें भी सजा नहीं मिलेगी। ह्यूज ने अपना जबड़ा रगड़ा, फिर धीरे से मुस्कुराया। हम बचे हुए गोबलिनों को बुलाते हैं, हम शिकार करते हैं। युद्ध के ट्रोल्स ने अपने हथियार उठाए। उनकी आंखों में एक गहरी, विकृत खुशी चमक रही थी। वे तैयार थे। हालांकि जब हॉनेट्स ने जीवित बचे लाल टोपी वाले गॉब्लिनों को मारना जारी रखा, तो भी इससे उनका उत्साह कम नहीं हुआ। वे शिकार शुरू करने वाले थे, डेमन के लिए, अपनी पार्टी के लिए, और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उनमें से हर एक मर न जाए। कुछ ही दूरी पर एक छाया हिलती हुई दिखाई दी। ये पेड़ों के बीच से चुपचाप निकलकर उस दिशा में चला गया जिस ओर डेमन और उसका दल भाग गया था। एक ऊंची शाखा पर बैठे हुए डेमन ने अपनी जीभ चटकाए। वह अपनी परछाई से सब कुछ देख रहा था। उसकी गहरी आंखें सिकुड़ गईं। छी, अफसोस की बात है कि मेरे पास आग के जाल लगाने का समय नहीं था। मैं तो सब जला देता। फिर भी उनका काम प्रभावी रहा। जालों ने ज्यादातर गॉब्लिनों को या तो मार डाला था या अपंग बना दिया था। और जब तक ट्रोल्स जिंदा थे, कम से कम उसने उन्हें वक्त तो दे दिया था। लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। युद्ध ट्रोल उनका शिकार कर रहे थे, और ये कोई साधारण ट्रोल नहीं थे। वे दानव युद्ध के अनुभवी थे। वे देवी की पूजा करने वाली किसी भी जाति से तीव्र घृणा करते थे। और इससे भी बदतर, वह लानत पत्रिका। डेमन की निगाहें धुंधली पड़ गईं। रेड कैप गोब्लिन मैच से लूटी गई पत्रिका ट्रोल्स के लिए महत्वपूर्ण थी। इसका मतलब यह था कि यह उनके पीछे की राक्षस सेना के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण था। इवांगेलिन, अब उसने धीरे से सांस छोड़ी। मुझे भी उससे मिलना है। उसकी नज़रें ट्रोल्स की ओर फिर गईं। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके जाल ने उन्हें एक दिन का मौका दे दिया था। सबसे खराब, उन्हें यकीन था कि वे इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। अपने दोस्तों के साथ साझा करें।